हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज क्लास 12th हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। 3 एंड 8 मार्क्स के जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। यहाँ से बाहर मुश्किल ही कुछ बनेगा, ज़्यादातर यहीं से आपका आ जाएगा पूरा पेपर। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आज की ये वीडियो देख लो, आपका पूरा काम बन जाएगा। 3-8 मार्क्स के क्वेश्चन तो आप बिल्कुल करके आ जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसके पीडीएफ नोट्स आपको @class12 ESP न्यू ग्रुप जो टेलीग्राम है वहाँ पे मिल जाएंगे। कोई क्वेरी होती है तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे सामने 3 मार्क्स में कि हिस्टोरियंस कंसीडर द हड़प्पन सील्स एज द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट, एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो हड़प्पन सील्स के बारे में क्वेश्चन आया है और कहा जा रहा है कि ये थोड़ा डिस्टिंक्टिव, थोड़ा सा अलग सा क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया है। क्योंकि एक तो बताया गया है कि सील्स का मटेरियल कैसा था। जो सील्स बनाई जाती थी वो एक सॉफ्ट पत्थर से बनती थी जिसे स्टीएटाइट कहा जाता था। और सील्स का जो शेप है स्क्वायर होता था या रेक्टेंगुलर भी होता था। और जो ज़्यादातर सील्स हैं वो उसके ऊपर बहुत अच्छे से इनग्रेविंग हो रखी थी, यानी कि डिज़ाइन बहुत अच्छा बना हुआ था। एक सिंग वाला यूनिकॉर्न बना था, कहीं पे बुल बना है, कहीं एलिफेंट बना है, कहीं कहीं पे कोई स्क्रिप्ट भी लिखी है। आज तक पढ़ी नहीं गई है वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत देखने में अच्छी है। और सील्स का मेन काम होता था जब ट्रेड किया जाता था, जब लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड होता था, इंडिया से ईरान ओमान तक अगर कोई सामान जाना है तो एक बैग होता था सामान का, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता था। तो वो जो बैग का माउथ होता था ऊपर से, उसको रस्सी से बांधकर जो गीली क्ले होती थी वो उसके ऊपर लगा दी जाती थी और उसके बाद उस गीली मिट्टी के ऊपर वो जो सील है वो लगाई जाती थी। ठीक है, ताकि वो निशान बन जाए। सो वो सीलिंग दिखती थी ऊपर की हुई और कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा। अगर उससे छेड़खानी होगी तो वो दिखेगा कि वो मिट्टी इधर उधर हो रखी है। और इसके अलावा ये जो सील लगाई जाती थी, एक तरीके से ये बिजनेस कार्ड समझ लो। जो सेंडर है वो अपने नाम की सील लगा के सामान भेजेगा तो रिसीवर को पता चल जाएगा किसने भेजी है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, स्क्रिप्ट एंड सिंबल्स जो होते थे वो आइडेंटिटी बता देते कि सेंडर कौन है, उसका स्टेटस क्या है। सो स्क्रिप्ट जो है, उस टाइम के जो मर्चेंट क्लास थे उनको तो पता है ना भाई स्क्रिप्ट कैसी थी, हमें नहीं समझ आ रही, उन्हें तो पता थी। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेड होता था। कमर्शियल नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया जब ये सील्स इन्होंने बनाई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा यहाँ पे। द हड़प्पन्स वर नोन फॉर देयर एडवांस अर्बन प्लानिंग। तो अर्बन प्लानिंग से क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, तो आप इसको जरूर करना। अर्बन प्लानिंग का मतलब है उन्होंने अपने शहर जो बना रखे थे वो किस तरीके से प्लानिंग करी थी। तो सबसे पहले तो ग्रिड पैटर्न में इन्होंने सब बनाया था। ग्रिड पैटर्न में क्या होता है कि मान लो एक लाइन ऐसे आ रही है, फिर एक लाइन सीधी आ रही है, एक लाइन यहाँ से सीधी आ रही है, एक लाइन यहाँ से आ रही है, तो 90 डिग्री का राइट एंगल बनता है। एक केयरफुल तरीके से प्लान किया हुआ ग्रिड सिस्टम था। यहाँ पे जो सड़कें बनी हुई थी, जो रोड बने हुए थे, ठीक है, और इंटरसेक्ट होता था राइट एंगल पे, मैंने आपको बता दिया है। और इसके साथ साथ ही नालियां बनी हुई थी। ठीक है, स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट। पहले गलियां, नालियां, उसके बाद घर बनते थे। ठीक है, और इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस था। सबसे मेन चीज जो इसकी जो मानी जाती है हड़प्पन्स की, कि इनका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था। हर घर में नालियाँ थी जो गली की नाली से जुड़ी हुई थी। और ये जो नालियाँ हैं ये किससे बनी थी, ये ईंटों से बनी हुई थी, कहीं कहीं पे पत्थर के स्लैब से बनी हुई थी कवर करके ऊपर। और यहाँ पे एक मैनहोल होता था जिसको हटा के जो है इसकी क्लीनिंग होती थी नालियों की। तो दिखाता है कि हड़प्पन्स का काफ़ी अच्छा खासा ध्यान था अपनी हेल्थ और हाइजीन के ऊपर। इसके अलावा हड़प्पन्स ने अपने पूरे सिटी को डिवाइड कर रखा था 2 पार्ट्स में। एक था सिटाडेल, एक था लोअर टाउन। ठीक है, मान लो ये ऊपर सा बना हुआ है और इसके अलावा जो नीचे वाला एरिया है तो ये लोअर टाउन होगा, ये सिटाडेल होगा। लोअर टाउन एरिया में ज़्यादा है, सिटाडेल एरिया में कम है लेकिन हाइट में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इसके अंदर का डिफरेंस है जो आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ महाभारत एज अ सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंशियंट इंडियन सोसाइटी। अगर पुराने ज़माने की इंडियन सोसाइटी कैसी थी ये आपको जानना है तो इसके लिए महाभारत कितनी इंपॉर्टेंट बुक है। सबसे पहले तो महाभारत को अगर आप पढ़ते हो तो आपको सोशल स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा उस टाइम का, कि पहले के ज़माने में सोसाइटी कैसी थी। उस टाइम पे जो 4 वर्णा सिस्टम चलता था और जो शादी होती थी, एंडोगेमी, एक्सोगेमी, गोत्र के अंदर गोत्र के बाहर, ये आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें पैट्रीलिनी के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, जहाँ पे वंश जो परंपरा है वो पिता से चलती है, पिता, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा। ठीक है, यानी कि लड़कों की ज़्यादा समाज में चलती है। सो ये सारी चीज़ें रॉयल फैमिलीज में चलती थी और महाभारत के अंदर बहुत अच्छे से बताया गया है। इसके अलावा महाभारत में आपको मॉरल अच्छी बातें भी मिलेंगी। महाभारत के 2 पार्ट हैं, एक है नरेटिव सेक्शन जहाँ कहानियां लिखी हुई हैं, और एक है डिडेक्टिक सेक्शन जहाँ पे
ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। सो जो मेन, अगर मैं आपको बताऊं, महाभारत का जो डिडेक्टिक पार्ट जो बहुत फेमस है उसको भगवत गीता भी कहा जाता है। ये महाभारत का ही एक पार्ट है। उसमें आपको बताया गया है सही धर्म क्या होता है, आपकी ड्यूटी क्या होती है, क्या सही है क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। क्षत्रियों का क्या धर्म होता है ये बताया गया है। सो महाभारत एक बहुत अच्छा सोर्स है अगर आपको समझना है सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती थी, पांडव कौरव क्यों आपस में लड़े थे जमीन को लेकर, पावर को लेकर। इसके अलावा, ठीक है, ये सच एज द्रौपदीज मैरिज टू 5 ब्रदर, ये समाज के नियमों से हटके है कि द्रौपदी की शादी जो है वो 5 लोगों से हो रही है। ये दिखाता है कि कभी कभी थोड़ा सा डिबेट वाली भी कुछ चीजें हुआ करती थी उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चोल रूलर्स एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू द भक्ति मूवमेंट एंड ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस। जो चोल रूलर्स होते थे वो बहुत सपोर्ट करते थे हिंदुओं को, ब्राह्मणों को। ऐसा कैसे मान सकते हैं हम? तो सबसे पहले है कि उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवाए। चोल रूलर्स ने शिव जी के मंदिर बनवाए, विष्णु जी के मंदिर बनवाए। वो दिखाते थे कि हम बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं। फेमस कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं, तंजावुर का गंगाईकोंडा चोलपुरम टेम्पल है, चिदम्बरम टेम्पल है। ये सिर्फ प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, यहाँ पे आपको आर्ट देखने को मिलेगा। एक बहुत फेमस ब्रॉन्ज का स्टैचू है नटराज, वो जो चोल ने यहाँ पे बनवाया था, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो चोल रूलर्स होते थे वो अलवार और नैनार, जो दोनों ये भक्ति सेंट्स हैं, इनको वो बहुत सपोर्ट करते थे, इनके लिए मंदिर बनवाते थे, ठीक है। चोल किंग थे परांतक फर्स्ट, वो जाने जाते हैं कि टू हैव कंसिक्रेटेड मेटल इमेजेस ऑफ अपार, संबंदर एंड सुंदरार इन ए टेम्पल। एक मंदिर में इन्होंने ऐसी मेटल की भी इमेजेस बनवाई थी इन संतों की। और इसके अलावा जो चोल रूलर्स होते थे वो अलग अलग जो नैनार अलवार संतों की जो भी मतलब उनकी अच्छी ज्ञान की बातें हैं उसको कलेक्ट करके एक टेक्स्ट बनवाया था तवरम। सो ये करके उन्होंने एक रॉयल स्टैंप लगा दी कि भक्ति मूवमेंट में चोल रूलर्स का बहुत बड़ा हाथ है सपोर्ट करने में। और इसके अलावा इसको देखकर और भी लोगों ने फिर भक्ति ट्रेडिशन को फॉलो किया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ एसोसिएशन विद द स्टेट ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स ड्यूरिंग द मुगल रूल। तो होता क्या है, जो मुगल्स के टाइम पे जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ कैसे बदली, ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो जो मुगल स्टेट्स हैं उस टाइम पे, जैसे अकबर रहे हो या फिर औरंगज़ेब रहे हो, बाबर रहे हो, तो उनको अलग अलग चीज़ें ऐसी चाहिए होती थी जो जंगल के प्रोडक्ट होते थे, ठीक है। जैसे कि मान लो एलिफेंट हो गए जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं आर्मी के लिए। और जैसे मैं आपको बताऊं कि जो जंगल में रहने वाले चीफ होते थे तो अक्सर उनसे एलिफेंट्स की डिमांड की जाती थी। और भी कुछ रिसोर्सेस हैं जैसे हनी है, शहद हो गया, बीस वैक्स हो गई, गम हो गया, ये सब का ट्रेड भी होता था। तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स को अगर अच्छा कमर्शियल रिलेशनशिप रखेंगे तो सब सही रहेगा। और इंटरेक्शन विद द स्टेट लेड टू द संस्कृताइजेशन और सोशल चेंज ऑफ मैनी फॉरेस्ट ग्रुप्स। जब स्टेट के साथ, सरकार के साथ जंगल के लोगों ने इंटरेक्ट किया, बातचीत करी, तो उनका सोशल चेंज हुआ। कुछ फॉरेस्ट चीफ थे जो धीरे धीरे जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी बन गए, और उन्होंने खुद की आर्मी बनानी शुरू कर दी। कैवलरी और इन्फेंट्री भी थी उनके पास। तो बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एंटिटी बन गई थी, ठीक है। सिर्फ ये स्टेट के साथ बातचीत करते करते पूरे वो चेंज ही हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गया उनका। और एक बार क्या हुआ, स्टेट ने लगातार बोला कि भाई जंगल को हम पसंद नहीं करते हैं, जंगल साफ होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू हमें चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए। तो जंगल में रहने वाले लोगों को प्रेशराइज किया गया, अपनी लाइफस्टाइल बदलो, हंटिंग गैदरिंग छोड़ो और सेटल्ड एग्रीकल्चर करो, एक जगह पे टिक के खेती करो। सो ओवर द टाइम क्या हुआ, बहुत सारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे, ठीक है, वो वर ऑब्जर्व्ड इनटू द लोअर रैंक ऑफ द पीजेंट सोसाइटी, ठीक है। उस टाइम पे जो किसानों का समाज था उसमें वो नीचे के रैंक पर आ गए, और कुछ कुछ तो सोल्जर्स भी बन गए मुगल्स की मिलिट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पंचायत इन द मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर में पंचायत का क्या रोल होता है? देखो, पंचायत क्या है, एक तरीके से असेंबली है बड़े बुजुर्गों की। वहाँ पे अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कम्युनिटी के लोग होते थे, और जो बड़े बड़े लैंड ओनिंग, जिसके पास जमीन जायदाद है, वही यहाँ पे सरपंच बनता था। एक हेडमैन होता था यहाँ पे, जिसको मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। हेडमैन जो है ना, वो गांव के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके ही सहमति से चुना जाएगा, और जब तक वो चाहेंगे तब तक ही वो बस पावर में रह सकता है। सो पंचायत क्या है कि उसका खुद का एक फंड होता था जिसको खसरा कहा जाता था। सो हर विलेजर जो है वो अपने इनकम का कुछ पोर्शन इस फंड में देता था। फिर उस फंड का यूज़ होता था जो भी आने जाने वाले अधिकारियों को चाय पानी पिलाना है, या फिर कोई भाई नहर खोदनी है, डैम बनाने हैं, या फिर कोई नेचुरल कोई भाई कोई ऐसी चीज़ हो गई, डिज़ास्टर हो गया, फ्लड्स, ड्रॉट्स, उस टाइम पे रिलीफ का काम करना है,
तो ये उसी फंड का फिर पैसा यूज किया जाता था। सो पंचायत का मेन काम यही है, कास्ट की बाउंड्रीज, कास्ट के नियम पालन हो भाई, हर कोई उसको फॉलो करे। और इनके पास ये अथॉरिटी है कि अगर कोई पंगे हो गए हैं, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, उसको सेटल करवा सकते हैं। सबसे तगड़ी पनिशमेंट मानी जाती थी कम्युनिटी से निकाल देना, गांव से निकाल देना। आपका स्टेटस, आपका लाइवलीहुड सब कुछ चला जाएगा, ठीक है, अगर आप कोई सोशल रूल तोड़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द जमींदार्स डिफॉल्ट ऑन द पेमेंट ऑफ ड्यूज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जमींदार लोग जो हैं वो पैसे टाइम पर क्यों नहीं देते थे। इसका सबसे पहला रीजन है कि रेवेन्यू का डिमांड बहुत ज़्यादा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रेवेन्यू फिक्स किया था वो बहुत हाई रेट पर किया था। उनको लगता था फिक्स जो है ये डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, और ये मतलब उनको लगता, दे फेल्ट दैट सिंस द डिमांड वाज फिक्स्ड फॉर एवर एंड कुड नॉट बी इंक्रीज इन द फ्यूचर, सो दे शुड कीप इट हाई फ्रॉम द स्टार्ट। अंग्रेजों को क्या लगता था, उन्होंने ये नहीं देखा प्रोडक्शन कितना है, उन्होंने शुरू से ही रेट को, टैक्स को हाई रखा। उनको ये मतलब ही नहीं है, वो कह रहे हैं शुरू में हाई रखेंगे तो आगे के लिए भी हाई ही रहेगा ना। सो ये सारा बर्डन जो था जमींदार्स के ऊपर और किसानों के ऊपर ही आ रहा था। इसके अलावा परमानेंट सेटलमेंट 1790s में आया था। उस टाइम पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत कम था, क्रॉप के प्राइसेस बहुत कम थे, जो किसान होते थे उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था जमींदारों को टैक्स देने में। सो जमींदार जब कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो कहाँ से कंपनी को टाइम पर देंगे। इसके अलावा सनसेट लॉ इसी के अंदर था एक। ब्रिटिशर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे भाई, टाइमली पेमेंट उनको चाहिए होती थी। सो सनसेट लॉ में क्या था, अगर जो आपको डेडलाइन दी गई है स्पेसिफिक डेट में, अगर आपने अपना टैक्स नहीं भरा तो आपकी जमींदारी, आपकी जो जमीन एस्टेट है उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा। एंड द रेवेन्यू डिमांड वाज इनवेरिएबल, यानी कि इट हैड टू बी पेड इवन, यहाँ आपकी क्रॉप चाहे खराब क्यों ना हो जाए, बैड वेदर क्यों ना हो, सूखा क्यों ना पड़ जाए, पर आपको वो पैसा देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, इमेजिन यू हैव बीन टास्क्ड विद राइटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। आप कौन से सोर्सेज को यूज करोगे अगर आपको कहा जाता है कि 1857 की क्रांति की आपको हिस्ट्री लिखनी है। एक तो ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड्स हैं ऑफिशियल, जो डिटेल मिलती है हमें रिवोल्ट की, ऑफिशियल लेटर्स हैं, टेलीग्राम, बातचीत जो उनकी हुई, रिपोर्ट्स हैं मिलिट्री ऑफिसर्स की, एडमिनिस्ट्रेटर्स की। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें ब्रिटिशर्स का पर्सपेक्टिव देंगे कि ये रिवोल्ट कैसे हुआ, कैसे उन्होंने प्लान किया, कैसे उसको दबाया, ठीक है। और इसके अलावा ज़्यादातर जो रिबेल्स थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, सो उनकी तरफ से रिटर्न रिकॉर्ड आपको बहुत कम मिलेंगे। हमें इश्तिहार मिलेंगे, प्रोक्लेमेशंस, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स, बड़े बड़े नोटिस जो वो लगाते थे, ठीक है, जो कि बहादुर शाह जफर के नाम पर लग रहे थे। सो ये सोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इसको देखोगे आपको पता चलेगा वो हिंदू मुस्लिमों को एक रखना चाहते थे, तभी इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना राजा बनाया इस रिवोल्ट का। विजुअल रिकॉर्ड्स भी हैं भाई, पेंटिंग स्केच हैं, पेंटिंग्स हैं, पेंसिल स्केच है, कार्टून है। एक फेमस पेंटिंग है रिलीफ ऑफ लखनऊ बाय थॉमस जोन्स बार्कर। ये दिखाता है कि ब्रिटिशर्स ने कैसे विक्ट्री को सेलिब्रेट किया इनको हराकर 1857 में, जितने भी लोग रिवोल्ट कर रहे थे, ठीक है। आपको कार्टून, इमेजेस, ये सब भी आपको देखने को मिलेंगे ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो ये सब चल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्तूपा कम टू बी एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ सांची स्तूप विद एग्जांपल्स। तो देखो स्तूप क्या होता है, जैसे कि मान लो कि किसी कोई बहुत बड़े बहुत भिक्षु हैं, उनको दफनाया गया, उनकी समाधि है, तो उसके ऊपर यह बनाया जाएगा, बहुत पवित्र माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो बॉडीली रिमेन्स होते हैं, दांत हो गए, बाल हो गए, अस्थियां हो गई, उसको रखा जाता है। जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको रखा जाता था एकदम सेंटर में, ओके। और इसके अंदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह से हमें पता चलता है। एक किताब है अशोक वादन, तो उसमें कहा गया है कि जो राजा अशोक थे उन्होंने क्या करा, महात्मा बुद्ध के जो बॉडीली जितने भी रिमेन्स थे वो अलग अलग टाउन्स में भेजे, और वहाँ पे उन्होंने ऑर्डर दिया कि इसके ऊपर स्तूप बनवाओ। तभी वो स्तूप का ट्रेडिशन पूरे इंडिया में फैला। और ये माना जाता है कि महात्मा बुद्ध का सिंबल है, 2nd सेंचुरी BC से ही स्तूप जो है ना, वो सिर्फ एक टीला नहीं है भाई, वो एक सिंबल है महात्मा बुद्ध का। स्पेशली वो उनके महात्मा बुद्ध की डेथ को दिखाने का एक सिंबल है। और जब स्तूप बनते हैं, ठीक है, वो क्या है कि बिल्डिंग स्तूप वो सीन एज अ वे टू अर्न मेरिट, क्योंकि पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, किंग्स, मॉन्क्स, ऑर्डिनरी मैन एंड वेमेन, ये सब मिलके डोनेशन देते थे, सब मिलजुल कर इसको डेकोरेट करते थे, इसको बनवाते थे। सो विजिटिंग एंड वॉकिंग अराउंड अ स्तूप बिकम अ कोर बुद्धिस्ट प्रैक्टिस। बुद्धिस्ट लोगों में होता है कि वहां जाना है और वहां पर उसकी परिक्रमा करनी है। अब सांची का जो स्तूप है उसका स्ट्रक्चर कैसा है ये आपको बताना है। सबसे पहले तो टीला सा जो गोल सा अंड बना हुआ है,
सो स्तूप का एक बहुत सिंपल सा सेमी सर्कुलर माउंड है, ठीक है, जिसको अंड कहा जाता है, गोल गोल सा। और ये दिखाता है मतलब एक ऐसा बहुत बड़ा कटोरा जैसा सा लगता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके ऊपर हर्मिका है, एक बालकनी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि माना जाता है अबोर्ड ऑफ द गॉड्स है। राइजिंग फ्रॉम द हर्मिका वॉज अ मास्ट, एक मास्ट है इसके ऊपर जिसको यष्टि कहा जाता है, और उसके ऊपर टॉप में छतरी है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर चलता है। इसकी रेलिंग भी बनी हुई है, जितना पवित्र पूरा स्पेस है वो रेलिंग से सराउंडेड है। ये रेलिंग्स जो हैं ये एक तरीके से मतलब एक बाहर की दुनिया एक अंदर की दुनिया है उसको अलग करती हैं। एंड दे वर डिजाइन टू लुक लाइक अ बैम्बू, बैम्बू के बिल्कुल वैसे डिजाइन किए हैं। वुडन फेंसेस, लगता है ऐसा लगता है कि लकड़ी की हो, जैसे गांव में यूज होती है। और स्तूप का गेटवे जो होता है उसको तोरण द्वार कहते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ ये होता था, इसको अच्छे से डेकोरेट किया जाता था। जहाँ तक स्टोरीज जो कहानियां होती है वो पूरी एकदम डिपिक्ट की गई हैं उसके ऊपर, स्तूप के गेटवेज के ऊपर डिजाइन बना के, ठीक है। जैसे जो नॉर्दर्न गेटवे है सांची का, वो दिखाता है महात्मा बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे उसमें फोटोज हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धिस्ट एंड नॉन बुद्धिस्ट एलिमेंट्स कम टुगेदर टू क्रिएट अ स्पेक्टेकल एट सांची, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो आप बता सकते हो बुद्धिस्ट सिंबल्स बहुत सारे हैं। सांची का जो गेट है उसके अंदर आप देखोगे कि महात्मा बुद्ध को ह्यूमन फॉर्म में ना दिखा के कुछ सिंबल फॉर्म में दिखाया गया है। एक एम्प्टी थ्रोन दिखाया गया है जो महात्मा बुद्ध को मेडिटेट करते हुए माना जाता है। एक चक्र दिखाया गया है जिसको धर्म चक्र कहा जाता है, ये माना जाता है उनका पहला सरमन था। एक पेड़ दिखाया गया है जो दिखाता है कि उनको ज्ञान मिला था। जातक स्टोरीज उस पर बनी हुई है, कार्विंग करी हुई है, उनकी लाइफ की कहानियां बनी हुई हैं। इसके अलावा शाल भंजिका की एक मूर्ति है, नॉन बुद्धिस्ट एलिमेंट है ये, ठीक है, बुद्धिज्म में नहीं होती शाल भंजिका। एक विमेन है, पेड़ पे लटक रही है एकदम किनारे पे, मतलब आम का पेड़ है। लोकल फोक ट्रेडिशन में कहा जाता है इस विमेन का नाम शाल भंजिका है। और माना जाता है वो किसी भी जिसको टच करती है तो उसके ऊपर, जैसे मान लो पेड़ को टच किया तो उस पर फूल और फल खिल जाएंगे। ये एक सेक्युलर वो है, आप मतलब इसको देख सकते हो ये, लेकिन स्तूप को बहुत ब्यूटीफुल बनाती हैं ये चीजें। सांची में एनिमल्स की कार्विंग भी देखने को मिलती है, एलिफेंट और लायंस हैं ये दिखाए गए हैं। गजलक्ष्मी, एक विमेन की वहां पे कार्विंग करी हुई है दीवार पे, और उसके चारों तरफ एलिफेंट्स हैं और उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं स्प्रिंकल करके। बहुत सारे बुद्धिस्ट लोगों का मानना है कि ये गजलक्ष्मी नहीं, ये माया है, महात्मा बुद्ध की मदर है। तो कोई कहता है ये लक्ष्मी है। कई जगहों पर नाग की भी जो है बहुत सारे पिलर्स पे फोटोज बनाई हुई हैं, ठीक है, जो कि वहां का लोकल हो सकता है, नेचर वर्शिप का ट्रेडिशन रहा हो नाग वगैरह को पूजना। बुद्धिज्म जो है ना वो लोकल कल्ट्स के साथ भी जुड़कर ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ विजयनगर एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री। अब विजयनगर एम्पायर का कितना वो इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ पे। 1336 में ये बना था। दो भाई थे हरिहर और बुक्का जिन्होंने ये विजयनगर स्टार्ट किया था। बहुत पावरफुल किंगडम था साउथ इंडिया का 2 सेंचुरीज तक, लगभग 200 साल तक। और कृष्णदेव राय यहाँ के बहुत फेमस रूलर रहे हैं जिन्होंने इसका एक्सपेंशन किया था और इसकी बाउंड्रीज को ज्यादा से ज्यादा दूर दूर तक फैलाया था। राइवलरी इनके सुल्तान के साथ होती थी आसपास के। अमरनायक सिस्टम था भाई विजयनगर के अंदर, ठीक है, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल इनोवेशन था। जो राजा होते थे वो क्या करते थे, मिलिट्री कमांडर लोगों को जमीन देते थे जिनको नायक कहा जाता था उन लोगों को, और फिर वो नायक जाकर टैक्स वसूल के आते थे और आर्मी मेंटेन रखते थे, बदले में जमीन लेते थे। इसके अलावा विजयनगर जो है वो अपने विजयनगर स्टाइल के लिए बहुत फेमस है, जो वहां पे चीजें बनाई जाती थी, ठीक है। मंदिर बने हुए हैं बड़े बड़े, विरूपाक्ष मंदिर है, विट्ठल मंदिर है, गोपुरम बड़े बड़े एंट्री डोर्स हैं, मंडप बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे कल्याण मंडप है। रॉयल सेंटर है विजयनगर के अंदर, ठीक है, जहाँ पे लोटस महल है, महानवमी डिब्बा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म स्टेज जैसा ये है। विजयनगर का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत अच्छा था। ये विजयनगर एक ड्राई एरिया में आता था, तो वहां के रूलर्स ने इंजीनियरिंग में दिमाग दिखाया। उन्होंने कमलपुरम टैंक बनाया और हीरिया कैनाल बनाई कि पानी लेकर आना है तुंगभद्रा नदी से शहर तक। इसके अलावा विजयनगर ने 7 लाइन बना रखी थी फोर्टिफिकेशन की, 7 सिक्योरिटी लेयर्स, और ये सिर्फ शहरों को नहीं खेतों को भी प्रोटेक्ट करते थे ताकि फूड वगैरह की सप्लाई आती रहे, कोई डिस्टरबेंस ना हो। विजयनगर एम्पायर जाना जाता है उसकी वेल्थ के लिए, पैसा बहुत था इनके पास। इनकी मार्केट में चले जाओ भीड़ भड़का हमेशा रहता था, मसाले, कपड़े, प्रीशियस स्टोन्स ये सब बेचे जाते थे। विजयनगर वाले फॉरेन ट्रेड भी करते थे, अरब्स के साथ में घोड़ों का ट्रेड करते थे, पुर्तगालियों के साथ में, चाइनीज के साथ में ट्रेड करते थे। विजयनगर एम्पायर बहुत अमीर था, इसको गोल्डन एज ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब द रिलीजियस आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस ऑफ विजयनगर। रिलीजियस आर्किटेक्चर में आप बता सकते हो, एक तो सेक्रेड सेंटर है जो पीछे बताया, बड़े बड़े गोपुरम है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, मंडप है,
मंडप और पिलर्ड हॉल्स हैं, ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया है। विरूपाक्ष मंदिर है भाई, विरूपाक्ष मंदिर बहुत पुराना और पवित्र मंदिर है। कृष्ण देव राय ने एक बहुत बड़ा हॉल बनाया है उसके सामने, ठीक है। और ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है ना, वो ऐसा लगता है एक छोटा सा टाउन है अपने आप में, गलियां भी हैं वहां पे, बहुत सुंदर है। विठल टेम्पल बना हुआ है बहुत अच्छा। विठल कौन है? विष्णु भगवान का ये एक रूप है, महाराष्ट्र में इनकी पूजा होती है। सो यहाँ पे एक बहुत फेमस स्ट्रक्चर है, एक मंदिर के अंदर क्या है, एक पत्थर का रथ बना हुआ है जो लगता है बिल्कुल रियल व्हीकल हो। और म्यूजिकल पिलर्स भी यहाँ पे बने हुए हैं, यानी कि म्यूजिकल पिलर्स, अलग अलग साउंड आते हैं जब आप पिलर्स को टच करोगे। सो आर्किटेक्चर जो है वो ऐसा है यहाँ के मंदिरों का, बड़े बड़े पब्लिक रिचुअल्स के लिए बनाया गया हो, ठीक है। चेरियट स्ट्रीट्स, बड़ी बड़ी गलियां बनी हुई हैं कि जो भगवानों की मूर्तियां आना जाना यात्रा करने में कोई दिक्कत ना हो। सो आम लोग भी रिलीजियस लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकते थे, ठीक है। सो राजा जो होता था, माना जाता था वो धर्म को बचाने वाला होता है वहां पे विजयनगर में। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट इन गांधीयन नेशनलिज्म। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये क्या है? नेशनल मूवमेंट पहले कौन करते थे हमारे देश में? जो शहरी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, आम लोगों को तो कोई पूछता ही नहीं था। लेकिन जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया तो किसानों को साथ लिया, वर्कर्स को साथ लिया, स्टूडेंट्स को साथ लिया। इन्होंने नेशनलिज्म को एक मूवमेंट में बदल दिया, आम आदमियों की। हिंदू मुस्लिम को एक किया, अब इसी के साथ इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को जोड़ लिया महात्मा गांधी ने। सो हिंदू मुस्लिम्स को एक किया, जो लड़वा रहे थे ब्रिटिशर्स उसको इन्होंने फेल करवा दिया। फिर क्या है, इंडियंस ने जो भी अंग्रेजों से जुड़ी चीजें थी, उनके स्कूल्स, उनके कोर्ट, उनके कॉलेजेस, उनकी जॉब, सब लोगों ने छोड़ दी। ये दिखाता है इंडियंस अब कॉपरेट ही नहीं करना चाहते हैं उन लोगों के साथ। बाहर से आने वाले कपड़ों को त्याग दिया, ठीक है, जिससे कि ब्रिटिश की इकोनॉमी में ज्यादा मदद ना मिले, ठीक है। जला दिए गए फॉरेन कपड़े एकदम दिन दिहाड़े। इसके अलावा गांधी जी ने बोला चरखा चलाओ भाई, नेशनलिज्म का प्रतीक है, सिंबल है, खुद से कपड़े बनाओ, अपने खादी कपड़ा पहनो, खुद से नहीं बना सकते तो खुद के लोगों द्वारा बनाए गए कपड़े पहनो। इसके अलावा कि इससे क्या हुआ, इंडियंस जो है निडर हो गए। पहले लोग डरते थे जेल में ना चले जाना पड़े, लाठी ना पड़ जाए, लेकिन इसके बाद हजारों लोग प्राउडली जेल में जाने को तैयार थे। तो गांधी जी ने इसके अलावा सोशल चेंजेस करने की भी कोशिश करी। जो अनटचेबिलिटी थी समाज के अंदर, छुआछूत था, दारू लोग पीते थे, उसके लिए आवाज उठाई। तो गांधी जी का मानना है इंडिया अपने आप को प्यूरिफाई करे तभी स्वराज मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी पूरी रीऑर्गेनाइज हुई, ठीक है, नए नए ब्रांचेस गांवों में खोले गए, ठीक है। और ये द लैंग्वेज ऑफ द मूवमेंट बिकम हिंदुस्तानी इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। ये पूरा मूवमेंट जो चल रहा था वो हिंदुस्तानी, उर्दू और हिंदी इसमें बोली जाती थी। सो कांग्रेस बहुत पावरफुल इसमें आप कह सकते हो थी। गांधी जी केम टू बी व्यूड एज पीपल्स लीडर। तो उनकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल थी, बाकी के लीडर्स वेस्टर्न सूट्स पहनते थे, गांधी जी जो अपनी धोती पहनते थे सिर्फ, ठीक है। सो ये विजुअल कनेक्शन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हमारी तरह ही वो कपड़े पहनते हैं, हम जैसे ही हैं, हमसे अलग नहीं है। गांधी जी डेली अपनी मेहनत करते थे, चरखा चलाते थे, मैनुअल लेबर करते थे भाई, अपना खुद से वो निर्भर रहते थे, खुद से काम करते थे सारा। वो कहते हैं मतलब एक मेंटल वर्क ऑफ रिच एंड फिजिकल वर्क ऑफ लेबर, ये सब नहीं होना चाहिए बैरियर्स कि अमीर लोग कुछ काम करते ही नहीं है खुद से। गांधी जी ने बोला हर कोई अपना काम खुद करो। और हिंदुस्तानी उन्होंने लैंग्वेज यूज करी, हिंदी और उर्दू की मिक्सअप, एंड अदर लोकल लैंग्वेजेस भी उन्होंने यूज करी थी, लेकिन इंग्लिश को यूज नहीं करा। सो इससे क्या है, उनके मैसेजेस मिलियंस लोगों तक पहुंच सकते थे, जो लोग अनएजुकेटेड हैं, जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। इसके अलावा पीजेंट्स के राइट्स के लिए इन्होंने आवाज उठाई। चंपारण के अंदर, खेड़ा के अंदर जो वहाँ के गरीब किसान थे, जिनसे इतनी ज़्यादा हाई टैक्सेस लिए जा रहे थे, और जो इंडिगो प्लांटर्स को फोर्स किया जा रहा था इंडिगो उगाने के लिए, उनके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। तो लोगों के लिए लड़ने के लिए ये हमेशा तैयार रहते थे। आम लोगों का मानना था गांधी जी के पास मिरेकल यानी कि मैजिक करने की शक्ति है। बहुत सारे रूमर्स भी थे कि वो लोगों की खराब हो रखी क्रॉप्स को ठीक कर सकते हैं और अंग्रेजों के सामना कर सकते हैं, और जो उनसे अगेंस्ट में जाके बोलेगा तो उनके साथ बहुत बुरा बुरा होगा। तो इस वजह से उनको महात्मा नाम दे दिया गया। लेकिन वो कोई लग्जरी लाइफ नहीं जीते थे, सिंपली आश्रम में रहते थे, बेसिक वेजिटेरियन खाना खाते थे, पूरे इंडिया में ट्रैवल करते थे, थर्ड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट में वो भी। सो लाइफस्टाइल दिखाती है कि वो पावर नहीं चाहते थे, वो चाहते थे लोगों की मुसीबतों को समझना और उसका सॉल्यूशन ढूंढना। ट्रांसफॉर्मिंग द कांग्रेस पार्टी। सो गांधी जी के आने से पहले कांग्रेस में सिर्फ पढ़े लिखे लोग थे, लॉयर्स हो गए, प्रोफेशनल लोग हो गए। सो उन्होंने किसानों के लिए, वर्कर्स के लिए, कारीगरों के लिए रास्ते खोल दिए, ठीक है। उन्होंने बोला कांग्रेस में इन लोगों को भी शामिल करो, छोटे गांव देहात में भी कांग्रेस पार्टी को खोलो। सो गांधी जी जो है इसके अलावा छुआछूत के अगेंस्ट थे। समाज में जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं, जिनको इन्होंने बहुजन नाम दिया कि ये बहुजन हरिजन, ठीक है, ये भगवान के बच्चे हैं, हरि के जन हैं।
सो उन्होंने सिंपैथी दिखाई, जो बहुत नीचे के लोग हैं उस टाइम में सोसाइटी में, जिनको समझा जा रहा है मैं उनकी भी केयर करता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 मार्क्स में, अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्सेज टू अंडरस्टूड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्सेज टू अंडरस्टैंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोका। अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप जानना चाहते हो तो उनके इंस्क्रिप्शंस क्या सबसे बढ़िया सोर्सेस हैं। देखो, अशोक पहले रूलर थे जो कि डायरेक्टली अपने लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे अपने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, ठीक है, और अपने मैसेजेस को नेचुरल रॉक्स वगैरह पे भाई वो जो है लिखवाते थे, पॉलिश्ड पिलर्स पर लिखवाते थे, फिर उनको पब्लिक एरियाज में लगवाते थे, लोग आके पढ़ सकते थे सीधा, ठीक है। और ये जो इंस्क्रिप्शंस अगर आप देखोगे, यही मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो अशोक का धम्म था, जो उन्होंने मॉरल बातें कही थी। सो दिस वाज नॉट अ न्यू रिलीजन। धम्म क्या था? उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट है, सिंपल सा, कि भाई बड़े लोगों के रिस्पेक्ट करो, जो स्लेव्स हैं उनके लिए काइंड रहो, सर्वेंट्स के लिए भी काइंड रहो, रिलीजियस टॉलरेंस रखो अपने अंदर। सो इंस्क्रिप्शंस का बहुत बड़ा रोल है हिस्ट्री को पढ़ने में। फिर उसके बाद ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इसी से हमें बहुत कुछ पता चलता है धम्म महामात्र के बारे में। ये कौन होता है? जो एक ऑफिसर होता है जिसका मेन काम ही यही था कि जो मैसेज है धम्म के पीछे का उसको स्प्रेड करना, लोगों के भलाई के लिए काम करना। और जो ये लोकेशंस हैं इन इंस्क्रिप्शंस की, आज की डेट में इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक मिलती है, यानी कि जोग्राफिकली कितना दूर दूर तक इसका वो एम्पायर फैला हुआ था। और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, कहीं खरोष्टी में और कहीं ग्रीक में। सो अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी इनके एम्पायर में। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द वेराइटी ऑफ सोर्सेस। अब अगर मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री के सोर्सेस आपसे पूछ ले जाएं तो सबसे पहला सोर्स आप बताओगे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। जब हम खुदाई करते हैं तो हमें बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं, बहुत सारा आर्ट मतलब जो उस टाइम का था वो मिलता है, स्टोन के मूर्तियां मिलती हैं, पॉलिश पिलर्स मिलते हैं। इसके अलावा लिटरेरी यानी कि लिखित में कुछ बुक्स मिलती हैं, जैसे इंडिका बुक है जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी। ये एक ग्रीक एम्बेसडर थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आए थे। इन्होंने बताया यहाँ का शहर कैसा है, यहाँ की मिलिट्री कैसी है। उसके बाद एक और बुक है अर्थशास्त्र, और इसको कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखा है, जो कि मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त के और उनके बहुत बड़े सलाहकार थे। और डिटेल में एकदम अच्छे से बताया गया है कि कोई राजा अपना किंगडम कैसे चला सकता है, अच्छी इकोनॉमी कैसे होती है। इसके अलावा बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं हमें अशोक के, जो मैंने पीछे बता दिया है मैंने आपको ऑलरेडी। लिटरेचर की बात करें तो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है, पौराणिक टेक्स्ट है, संस्कृत का बहुत सारा लिटरेचर है जो कि आपको मौर्यंस के बारे में बहुत कुछ बता देगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी इज कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन द कोर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, टर्निंग पॉइंट वाला, मिड फर्स्ट मिलेनियम वाला, तो आप बता सकते हो कि ये वो पीरियड है जब बड़े बड़े थिंकर्स इस टाइम पे दुनिया में दिखने लगे थे। जैसे ईरान के अंदर जरथुस्त्र, कॉन्गजी इन चाइना, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल इन ग्रीस और महावीर एंड गौतम बुद्ध इन इंडिया। सो ये इनके आइडियाज थे जो लोगों के जीने का तरीका बदल रहे थे। और भाई लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर लिया था लाइफ के बारे में। और इंडिया के अंदर जो थिंकर्स थे ना, इन द उपनिषद एंड द अर्ली बुद्धिस्ट जैन ट्रेडिशन स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द ओल्ड सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। जो हमारे यहाँ पे पहले बलि दी जाती थी, सैक्रिफाइसेस होते थे, लोगों ने इस पे सवाल उठाना शुरू कर दिया था। ह्यूमन बींग्स और यूनिवर्स का क्या रिलेशन है, ये लोगों ने पूछना शुरू कर दिया था। और ये वो टाइम है जब पॉलिटिकल चेंजेस भी हो रहे थे, इकोनॉमिक चेंजेस भी हो रहे थे, सोशल चेंजेस भी हो रहे थे। गंगा वैली की बात करूं अगर मैं, ईस्ट इंडिया साइड में, तो नए नए किंगडम्स, नए नए शहरों का डेवलपमेंट हो रहा था, और एग्रीकल्चर और ट्रेड में बहुत सारे बदलाव आ रहे थे, लोगों के जीने का तरीका बदल रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनालाइज द कॉजेज दैट लेड टू द रूइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर क्यों खत्म हो गया? भाई जब कृष्णदेव राय की डेथ हुई 1529 में, सो ये पूरे विजयनगर एम्पायर में बहुत ट्रबल हुआ। जो आगे के सक्सेसर्स थे वो बहुत वीक थे, और जो मिलिट्री चीफ नायक्स थे वो हमेशा रिबिल करते रहते थे। आने वाले टाइम पे जो भी राजा हुए उनसे ही लड़ते रहते थे, तो एक इंटरनल इनस्टेबिलिटी थी, आर्मी वीक हो गई थी। जो चीफ मिनिस्टर राम राय थे उस टाइम के, उन्होंने बहुत डेंजरस पॉलिसी अपनाई
ठीक है, ऑफ प्लेइंग वन डेक्कन सुल्तान अगेंस्ट अनदर टू कीप विजयनगर पावरफुल, एक को दूसरे से लड़वाने का काम किया इन्होंने ताकि विजयनगर पावरफुल रहे। हाउएवर उनका प्लान जो है वो बैकफायर किया गया जब सुल्तान जो थे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के, उन्होंने समझ लिया गेम क्या चल रहा है और वो तीनों मिल गए और विजयनगर को उन्होंने उजाड़ दिया। फिर बैटल ऑफ तालिकोटा होता है, इसी के बाद वो विजयनगर उजड़ा था। फाइनल जो झटका लगा 1565 में लगा था, इसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। जो सुल्तान की कंबाइंड आर्मी थी वो विजयनगर को हरा देती है और इसके बाद विजयनगर कैप्चर हो जाता है, उसको लूटा जाता है और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, एनालाइज व्हाई वाज अमर नायक सिस्टम कंसीडर्ड एज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। सो अमर नायक सिस्टम अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले तो आप बताओगे कि ये इक्ता सिस्टम से इंस्पायर्ड था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो इक्ता सिस्टम हुआ करता था उसमें ऐसा ही कुछ होता था कि मतलब आप अपना जो भी काम वगैरह करवाओगे किसी अधिकारी से, बदले में उसको लैंड दोगे। ये बहुत स्मार्ट तरीका था। सो अमर नायक मिलिट्री कमांडर होते थे, ठीक है, जिनको टेरिटरीज दी जाती थी कि जाओ राजा हूं मैं, आपको जमीन देता हूं, आप जाके वहां पे रूल करो। रिटर्न में वो एक फिक्स नंबर ऑफ हॉर्सेस, एलिफेंट्स मेंटेन रखते थे। कभी भी लड़ाई की जरूरत पड़ेगी, आर्मी की जरूरत पड़ेगी लड़ाई के समय, तो आपको तैयार रहना है। इसके अलावा जो नायक होते थे वो टैक्स भी लाते थे किसानों से, क्राफ्टमैन से, ट्रेडर से, ठीक है, और फिर उस पैसे को यूज करते थे, अपनी मिलिट्री को मेंटेन रखते थे, मंदिर बनवाने में दान देते थे, इरिगेशन जो कैनाल्स होती हैं, टैंक होते हैं, उनको रिपेयर भी करवाते थे। और जो किंग है वो इनके ऊपर पूरा कंट्रोल रखा करते थे। जो अमर नायक हैं वो एनुअली एक पैसा भेजते थे राजा को, ठीक है, और उसके दरबार में भी जाते थे पर्सनली, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लेके, ताकि एक रिलेशनशिप अच्छा रहे। और इसके अलावा जो राजा है वो एक अमरनायक को इधर से उधर ट्रांसफर भी कर देता था, ठीक है, ताकि एक जगह पे उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा ना बने। अगला क्वेश्चन है हमारा पंचायत वाला, ये पीछे आ रखा है, मैंने आपको करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं। द रेबेलियन ऑफ 1857 was seen as a war in which both Hindus and Muslims had equally to lose or gain। कि 1857 की ऐसी लड़ाई थी जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबर का नुकसान और फायदा होने वाला था। क्यों? देखो, जो रेबेल्स थे, जो लोग रेबेलियन कर रहे थे, वो खुलेआम नोटिस दे रहे थे, अपने मैसेज पहुंचा रहे थे, और उसमें लिखा हुआ था दोनों कम्युनिटी एक हो जाओ, हिंदुस्तान के लोगों, हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ, अपने देश को बचाना है। इसके अलावा हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को अपना राजा माना। वो मुस्लिम थे, है ना, बहादुर शाह जफर, लेकिन फिर भी हिंदू सिपाही और राजा उसकी तरफ देख रहे थे। यह दिखाता है कि लोग चाहते थे कि उस टाइम को वापस लाना जब मुगलों का टाइम था, जब हिंदू मुस्लिम एक होकर रह रहे थे। इसके अलावा दोनों कम्युनिटीज को लगा कि ब्रिटिशर्स हम दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपने देखा होगा कि वो जो गाय की चर्बी लगी हुई कार्ट्रिज को मुंह से छीलना और ऐसी अफवाह फैलना कि उसमें सुअर की चर्बी भी हो सकती है, वो दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकती थी चीजें, ठीक है। एंड रिजेक्शन ऑफ ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल। सो ब्रिटिशर्स ने खूब कोशिश करी हिंदू मुस्लिम्स को लड़ाने की। बरेली में उन्होंने पैसा भी लगाया कि मुस्लिम्स जो हैं वो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, ठीक है, अगेंस्ट हिंदू वो कुछ करें, लेकिन ये फेल हो गए। सो रेबल्स ने यूनिटी बना के रखी थी भाई। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो भीमराव अंबेडकर जी का क्या रोल था, ये आपसे पूछा जा सकता है। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी भाई। उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी कि फाइनल ड्राफ्ट जो बनाना है वो इन्हीं को बनाना था। इसके अलावा उनको पायलट भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे ड्राफ्ट को उन्होंने ही गाइड किया था, केयरफुली उसको प्रेजेंट किया था, क्लॉज बाय क्लॉज, अच्छे से हर डिबेट में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, पीछे के हर चीज के रीजन बताए थे लीगल तरीके से। और एज अ लीडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, एसटी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी के वो लीडर भी थे माइनॉरिटीज के, उन्होंने बहुत अच्छे से इंश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए, ठीक है, और इसके अलावा अनटचेबिलिटी खत्म की जाए और गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन में एससी कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन मिले, ये इनका ही प्लान था। इसके अलावा डॉक्टर बी आर अंबेडकर एक लॉयर भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, बहुत मेहनत करी उन्होंने बैलेंस बनाने की कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, एक मॉडर्न अच्छा डेमोक्रेटिक और सेक्युलर देश हमारा बने, ये उनका मानना था। अगला क्वेश्चन है, देयर वर स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द फेमिलियर रिलेशनशिप ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड। तो फैमिली कैसी होती थी, रिलेशनशिप्स कैसे होते थे महाभारत के टाइम पे, आपको उस पे बताना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये था पैट्रिलिनी, यानी कि पिता की ज्यादा चलती थी। फैमिली लाइन जो पूरी चलती थी वो फादर टू सन चलती थी, उसके बाद ग्रैंडसन एंड सो ऑन, ठीक है। सो महाभारत में भी जो लड़ाई थी कौरव पांडव की, वो क्यों थी कि कौन इनहेरिट करेगा गद्दी और जो जमीनें हैं उनके बाप दादाओं की। इसके अलावा
भाई ये पता चलता है महाभारत टाइम पे कि लड़कों की बहुत वैल्यू थी, ठीक है, फैमिली को आगे वही कंटिन्यू रखते थे, डॉटर्स को देखा जाता था बहुत अलग तरीके से, जो लड़के होते थे वो सारे रिलीजियस रिचुअल्स में वही हेड होते थे, ठीक है, और फैमिली की प्रॉपर्टी भी उन्हीं के पास जाती थी। इसके अलावा इसके अलावा जो जो लड़के होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे फैमिली के लिए, डॉटर्स की शादी हो जाती थी, ठीक है, और मैरिड ऑफ टू फैमिलीज आउटसाइड देयर ओन किन, अपने कुल से बाहर, और जो प्रैक्टिस है अपने कुल से बाहर शादी करना, इसको एक्सोगेमी कहा जाता है। और एक पिता की एक रिलीजियस ड्यूटी होती है कन्यादान करना, यानी कि अपनी बेटी को ब्याना। इसके अलावा है गोत्र सिस्टम, ये हमें महाभारत से पता चलता है अराउंड 1000 बीसी जो लोग होते थे उनको गोत्रों में बांट दिया गया था। हर वैदिक ऋषि का अपना एक गोत्र चलता है, उसी से ही वो उसके आगे के वंशज जाने जाते हैं, ठीक है भाई। जो लड़कियां होती थी उनका अपने पिता के गोत्र को चेंज करना पड़ता था, उनको जब शादी हो जाती थी तो अपने हस्बैंड का गोत्र उनको अपनाना पड़ता था, और सेम गोत्र वाले जो लोग हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा शादी कितने तरीके की होती थी ये देख लेते हैं। जो धर्म शास्त्र हैं, हमारे धर्म सूत्र हैं, वो बताते हैं 8 तरीके की शादियां होती हैं। जो पहली 4 तरीके की शादियां हैं उनको अच्छा माना जाता है, अप्रूव किया जाता है, और बाकी की जो 4 शादियां हैं यानी कि जबरदस्ती शादी कर लेना, लव मैरिज एंड ऑल, वो सही नहीं माना गया था। मदर्स का रोल बताया गया है महाभारत में। सोसाइटी देखो पैट्रीलिनियल थी, लड़कों की ज्यादा चलती थी, लेकिन कई जगहों पर मदर्स की बहुत रिस्पेक्ट होती थी। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सातवाहन रूलर्स, वहां पे जाना जाता है कि वो अपने माता के नाम से जाने जाते थे, गौतमी पुत्र, जैसे कि मदर्स का नाम उसको पहले यूज लगता, वो पहले गौतमी, उसके बाद अपना आगे नाम लगाते थे। जैसे श्री सतकर्णी है तो वो अपना नाम लिखेंगे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, पहले वो गौतमी लिखेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी गद्दी पे तो लड़का ही आता था। इसके अलावा प्रॉपर्टी की बात करें, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग लड़का जो है वो ही अपने पिता की प्रॉपर्टी पाएगा, लड़कियों का कोई क्लेम नहीं होता था। लड़कियों को केवल और केवल जो दहेज मिलता है, स्त्री धन मिलता है, उसी पर उनका राइट होता था। इसके अलावा हर फैमिली सेम नहीं होती थी, कुछ फैमिलीज में क्या होता था कि बहुत बड़ी बड़ी फैमिलियां मिलकर साथ रहती थी, ठीक है, कुछ फैमिलीज बहुत छोटी होती थी। तो महाभारत ये दिखाता है कि इवन विद इन द सेम एक्सटेंड रिलेशनशिप्स को टर्न इनटू अ बेटर कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि एक ही फैमिली के अंदर भी बहुत लड़ाइयां छिड़ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, द पॉलिटिकल पावर और किंगशिप वॉज रेयरली डिपेंडेंट ऑन बर्थ एज क्षत्रियास बट ऑल्सो ओपन टू एनीवन हु कुड मस्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, यानी कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय ही रूलर्स हों, और भी कोई बन सकता है। क्या ऐसा सच में है? आइए देखते हैं भाई, इसका आंसर देखते हैं। तो हमारे शास्त्र तो यही कहते हैं क्षत्रिय ही रूलर बनेंगे, क्षत्रिय ही राजा बनने चाहिए, पर हिस्टोरिकल एविडेंस दिखाते हैं बहुत सारे पावरफुल डायनेस्टीज हुए हैं जो कि क्षत्रिय नहीं थे। अब जैसे मौर्यस की बात करूं, बहुत बड़ा एम्पायर था इनका, और बुद्धिस्ट लोग ये बताते हैं अपने टेक्स्ट में कि जो मौर्यस है वो क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण कहते हैं कि वो लो ओरिजिन के थे। सो माना जाता है कि वो, मतलब दिस शोज दैट उनकी एबिलिटी से वो राजा बने हैं, ठीक है, नॉट बाय देयर बर्थ। इसके अलावा उसके बाद मौर्यस के बाद शोंग और कण्व आते हैं, और ये डायनेस्टीज जो थी ये ब्राह्मण थी। सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट वर्ण रूल, ब्राह्मण जो थे उनको पंडित होना चाहिए था, तो ब्राह्मणों को तो प्रीस्ट होना चाहिए, ना कि रूलर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी वो रूल करते हैं। इसके अलावा शक, ये आउटसाइडर्स थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, ब्राह्मण लोगों ने इन्हें मलेच्छ नाम दिया, आउटसाइडर्स। सो उनका सोशल स्टेटस लो था, लेकिन उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में अच्छे खासे एरिया पे रूल किया है, और एक बहुत फेमस नाम है रुद्रदमन, ठीक है, उन्होंने सुदर्शन लेक तक को रिबिल्ड करवाया था। इसके अलावा सातवाहन, अब जैसे एक राजा है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, वो कहते हैं मैं बहुत यूनिक ब्राह्मण हूं, और वो कहते हैं कि मैं क्षत्रियों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सो ये भी दिखाता है ना कि नॉन क्षत्रिय रूलर्स हुआ करते थे। सो ये एग्जांपल्स दिखाते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ और वेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका जन्म कहाँ हुआ है ये मैटर ज्यादा नहीं करता है, ठीक है। सो अगर किसी के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी है, अपने लोगों की सपोर्ट है, पैसा है, तो वो राजा बन सकता है। इसके अलावा एक बारी नॉन क्षत्रिय राजा अगर बन गया तो वो भाई ट्राई करेगा पूरा कि ब्राह्मण भी उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है, बड़े बड़े वो बलिदान करवाएगा, जमीनें दान देगा टेम्पल्स को, जिससे कि ब्राह्मणों की भी मदद मिले। सो ये जो डाइवर्स डायनेस्टीज आई ना अलग अलग तरीके की, सो ये दिखाती है वरना सिस्टम हमेशा रिजिड नहीं था। वाइल द बुक सेड वन थिंग द पॉलिटिकल रियलिटी वाज डिफरेंट, किताबों में कुछ और लिखा है, रियलिटी में कुछ और है।
सो किंगशिप वॉज अ करियर ओपन टू द पावरफुल, द ब्रेव एंड द वेल्दी। यानी कि राजपाट एक उसके लिए करियर है जो कि पावरफुल बंदे हैं, ब्रेव हैं और पैसे वाले हैं, ठीक है, सिर्फ जन्म से कुछ नहीं होता। एक्सप्लेन द मेन बिलीव्स एंड टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव। तो गुरु नानक जी का क्या मानना था, क्या उनकी टीचिंग्स हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गुरु नानक जी कहते थे कि भगवान एक ही है, एक ही भगवान की पूजा करो, और वो भी निर्गुण, यानी कि भगवान की कोई फॉर्म नहीं है, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह है, एटर्नल है, हमारे अंदर है। उसके लिए उन्होंने रब नाम यूज करा है, ठीक है, एंड सरंग नाम यूज करा है कि वही है परमात्मा परमेश्वर, ठीक है, वही है, दुनिया को बनाने वाला एक ही है। इसके अलावा जो भी बाहरी चीज़ें हैं, मूर्ति पूजा और बलि चढ़ाना, रिचुअल बाथ इन होली रिवर्स और रिजिड जो प्रैक्टिस हैं, ठीक है, ये सबको वो नकारते हैं। वो कहते हैं आपके दिलों में है असली धर्म जो है। और सबसे बड़ा मैसेज वो देते हैं कि भगवान की नज़र में कोई भेदभाव नहीं है हिंदू मुस्लिम में, सभी ह्यूमंस बराबर हैं, वो उसी भगवान के बच्चे हैं, हमें इंसानियत पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। और गुरु नानक जी ने जो अपने मैसेजेस हैं वो ब्यूटीफुल हेम्स के थ्रू में बताए हैं, जिनको शब्द कहा जाता है। लोकल लैंग्वेज में उन्होंने पंजाबी लैंग्वेज में ये सारे शब्द गाए, बताए लोगों को, और उनके साथ उनके कंपेनियन मर्दाना रहते थे, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो उनके पास होता था उसको रबाब कहा जाता था। इसके अलावा सोशल इक्वालिटी में उनका मानना था, वो कहते हैं कि कास्ट सिस्टम बेकार चीज़ है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब बराबर है, भगवान ने सबको बनाया है। और इसके अलावा वो कहते हैं अपनी जितने भी लोग हैं वो कम्युनिटी में रहो और एक संगत बनाओ, यानी कि मिलजुल कर सारे आओ प्रार्थना करो। वो कहते हैं एक कॉमन किचन जिसको लंगर कहा जाता है, आओ सारे मिलकर सेम खाना खाओ। इसके अलावा ऑनेस्ट रहो, वो कहते हैं कि अपनी फैमिलीज मत छोड़ो या एकदम साधु संत जो है मत बन जाओ, गृहस्थ लाइफ में भी रह सकते हो, भगवान को पा सकते हो, आप बस ऑनेस्टली रहो, अपने अपने साथ ऑनेस्ट रहो, ठीक है। और इसके अलावा मदद करो जिसको जरूरत है। और उनकी डेथ से पहले 1539 में उन्होंने अपना एक जो डिसिप्लिन थे, जिनका हम गुरु अंगद जी भी कहते हैं, उनको अपना सक्सेसर बनाया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, वो दिखाता है कि उनकी टीचिंग्स जो थी ना, नॉट जस्ट फॉर हिज लाइफ टाइम, वो बस उनके लिए तक वो नहीं रखना चाहते थे वो सारी बातें, वो लॉन्ग लास्टिंग टीचिंग्स देना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द मेजर बिलीफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ चिश्तीज ड्यूरिंग मिडेवल इंडिया। तो चिश्ती जो सूफी संत होते हैं उनके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले तो आप बताओगे वो लोग कहाँ पे रहते थे। भाई वो लोग खानका के अंदर रहते थे। खानका क्या है, एक जगह होती है जहां पर हर तरीके के लोग आते हैं, राजा से लेके भिखारी वहां पे रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, एक स्पिरिचुअल जगह होती है, कम्युनिटी के साथ वहां पे बैठो, प्रेयर करो। इसके अलावा जो चिश्ती संत होते थे वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, गरीबी में रहना उन्होंने सीखा था, और किसी से कोई अटैचमेंट नहीं बल्कि वो डिटैचमेंट रखते थे, और वो कोई पैसा स्टोर नहीं करते थे, ना कोई वो खाना स्टोर करके रखते थे, बल्कि वो कहते थे कि भाई जो उनको मिल जाए गिफ्ट में ठीक है एक्सेप्ट कर लेते थे, और अगर उनको जरूरत से ज़्यादा मिल जाए तो उसको वो बांट दिया करते थे। इसके अलावा जो चिश्ती लोग होते थे म्यूजिक और डांस को बहुत अच्छे से यूज करते थे ऊपर वाले से जुड़ने के लिए, और इनका ट्रेडिशन समा कहलाता है, जिसको बाद में हम कव्वाली भी कहने लगते हैं, डेवलपमेंट होता है तो म्यूजिक बहुत जरूरी है भगवान के जिक्र में। और चिश्तीस जो होते हैं ना वो राजपाट से थोड़ा सा दूर रहते थे, वो मानते थे सूफी संतों को थोड़ा दूर रहना चाहिए पॉलिटिक्स से, और लेकिन जब राजा कोई मदद करे तो वो उसको रिजेक्ट नहीं करते थे, ठीक है, और अगर कोई कंडीशन नहीं है उसके लिए और गरीबों का भला हो रहा है अगर, वो मानते थे कि जितने भी भगवान की नज़र में इंसान है वो बराबर हैं, और भगवान सबके लिए दरवाजे खुले रखता है, धर्म कोई भी हो, कास्ट कोई भी हो, सोशल स्टेटस कुछ भी हो। सो इसीलिए वो बहुत फेमस थे इंडियंस में, हिंदू मुस्लिम दोनों उनको पूछते थे। इसके अलावा जो शेख होता था किसी भी दरगाह में, मेन जो हेड होता है, और जो मुरीद होता था उनका रिश्ता बहुत पवित्र होता था, मुरीद यानी कि स्टूडेंट। सो जो शेख होता है वो गाइड करता है, अच्छा रास्ता दिखाता है। सो जब किसी बड़े शेख की डेथ होती है तो वहां पर उसका मकबरा बनता है, टॉम बनता है, दरगाह बनती है, वहां पे लोग जियारत करने आते हैं। सो चिश्ती लोग जो है ना वो बस अरेबिक और पर्शियन तक नहीं रहते, मतलब वो कम्युनिकेट करते थे हिंदवी में भी, उर्दू में भी। इसके अलावा उन्होंने प्रेम आख्यान, लव स्टोरीज भी लिखी हैं भाई, ठीक है, तो लोगों को लोकल लैंग्वेज में, उन लोगों के लोकल लैंग्वेजेस में भी उनको बताने की कोशिश करी है लोगों को। इसके अलावा जो चिश्ती है वो बहुत फ्लेक्सिबल थे, उन्होंने बहुत से इंडियन ट्रेडिशन से भी सीखा, जैसे योगिक ब्रीथिंग करना, ठीक है, सांस लेना, योगा सीखा इन्होंने, फिजिकल पोस्चर्स बनाना मेडिटेशन करते टाइम।
तो इन्होंने लोकल कल्चर से भी इंटरेक्ट किया और अपने चीजों को इंडियन वाली चीजों से ब्लेंड किया है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट फ्रॉम नेशनल मूवमेंट इन इंडिया फ्रॉम 1915 टू 1931। तो ये जो टाइम पीरियड है इसमें क्या क्या हमारे नेशनल मूवमेंट में हो रहा था। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई गांधी जी जब नहीं आए थे तो हमारे यहाँ जो आंदोलन चल रहे थे देश को आजाद कराने के लिए, उसमें सिर्फ बड़े लोग होते थे, पैसे वाले लोग हो गए, पढ़े लिखे लोग हो गए, शहरों में रहने वाले लोग हो गए। लेकिन 1915 से 1931 के बीच में लोग, आम लोग जुड़े, मास मूवमेंट बन गया। पहली बारी मिलियंस ऑफ दी पीजेंट्स, लाखों किसान, वर्कर्स, आर्टिसंस ज्वाइन करे गांधी जी को। गांधी जी ने एक लीडर की इमेज चेंज कर दी, क्योंकि लोगों को लगता था नेता का मतलब होता है कोट पैंट पहन के, बूट पहन के आना, पर गांधी जी एक सिंपल धोती में रहते थे, खादी में। सो वो बहुत आश्रम में सिंपल तरीके से रहते थे, थर्ड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट में ट्रेवल करते थे। लाइफस्टाइल उनकी बिल्कुल ऐसी थी कि लोगों को भी लगेगा कि हम जैसा ही कोई है, तो बॉन्ड और अच्छा हो गया। इसके अलावा और उन्होंने चंपारण में कुछ मूवमेंट चलाए, खेड़ा में, बारदोली में, जहां पर किसान डायरेक्ट उनके साथ जुड़ गए। उनको रियलाइज हुआ कि नेशनल मूवमेंट वाज फाइटिंग फॉर देयर इश्यूज, जो देश में आंदोलन चल रहे हैं वो इन्हीं लोगों के इश्यूज हैं। हाई टैक्स हो गए, जो इंडिगो प्लांट करवाने वाले जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो मुद्दा हो गया। सो गांव के लोगों को भी एक लगा कि भाई जुड़ जाओ गांधी जी के साथ। नेशनल मूवमेंट स्पेशली जो साल्ट मार्च था 1930 का, उसमें विमेन बहुत ज्यादा जुड़ गई, अपने घरों से निकली, हजारों महिलाएं इस प्रोटेस्ट में आती हैं, नमक बनाती हैं और इसके अलावा लिक्विड की दुकानों को बंद करवाती हैं, ठीक है, फॉरेन कपड़े का त्याग करती हैं। तो ये सब चीजें चल रही थी। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे यूनिक लेवल पे एक यूनिटी थी, हिंदू मुस्लिम एक थे, ठीक है। खिलाफत का जो मेन रीजन था वो अंग्रेजों से इनकी जो है दुश्मनी और गुस्सा था। गांधी जी ने दोनों कम्युनिटी को जोड़कर अपना जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो और तगड़ा बना दिया, है ना, खिलाफत मूवमेंट जोड़ दिया इसमें। सो इसमें ये कहा गया पूरे में, चरखा चलाओ, खादी पहनो, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनके लिए एक सिंबल बन गया ये चरखा चलाना सेल्फ रिलायंस का, कि लोगों को बोला प्रोटेस्ट करो, अंग्रेजों के कपड़े जो है उसको क्या कहते हैं उसको उसको नकार दो, बिल्कुल ठीक है, बहिष्कार करो। और पहले लोग डरते थे अंग्रेजों के कानूनों से, जेल डालने से, लेकिन 1920 से 1931 के बीच में ये सब चेंज हो गया। हजारों लोग प्राउडली जा रहे थे, हम जाएंगे जेल में देश के लिए। और गांधी जी ने क्या करा, आजादी की लड़ाई को और सोशल लड़ाइयों को जोड़ दिया। बोला कि हरिजन हैं ये लोग, जिसको आप अछूत कहते हो, ये भगवान के जन हैं। सो उनके राइट्स के लिए गांधी जी ने आवाज उठाई। सोशल रिफॉर्म्स भी उन्होंने करे लोअर कास्ट के लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ गांधी जी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। आजादी के बाद गांधी जी का क्या रोल है। याद रखना यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं, आजादी के पहले के पॉइंट्स लिख के आ जाते हैं, पर आजादी के बाद क्या हुआ था वो आपको इसमें बताना होता है। तो देखो भाई गांधी जी का रोल क्या था। इंडिया को आज़ादी मिलती है 15 अगस्त को 1947 को। गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, सेलिब्रेशंस वो नहीं कर रहे थे, ना उन्होंने सरकार में कोई पद लिया। वो कैलकाटा में थे, वहाँ पे वो अपना व्रत कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि कैलकाटा की जो कम्युनल वायलेंस है वो थोड़ी सी शांत हो सके, ठीक है। गांधी जी ने अपने आखिरी जो कुछ महीने थे जीवन के वो हिंदू मुस्लिम लड़ाइयों को रोकने में बिताए। वो नोआखली जाते हैं जो आज का बांग्लादेश बन चुका है, कैलकाटा में भी जाते हैं, गांव से गांव होते हुए जाते हैं। एक ही चीज़ थी कि भाई शांति आए हर जगह, और उनकी प्रेजेंस जहाँ होती थी माना जाता था वहाँ एक जादुई चमत्कार सा हो जाता था। इसके अलावा सितंबर 1947 में जब दोबारा दंगे हुए कैलकाटा में, गांधी जी भूख हड़ताल पर चले गए। उन्होंने बोला जब तक दोनों पार्टियों के लीडर नहीं मानेंगे, प्रॉमिस नहीं करेंगे लड़ाई झगड़े रोकने के, जब तक मैं खाना वगैरह नहीं खाऊंगा। सो ये फास्ट जो था एक टेम्परेरी काम तो लाया, लेकिन दंगे चलते रहे। लेट 1947 में वो दिल्ली आते हैं और बहुत भीड़ भाड़ थी, रिफ्यूजी लोग आए हुए थे पाकिस्तान से। गांधी जी रिफ्यूजी कैंप्स में जा रहे थे, लोगों को बोल रहे थे भाई कंफर्ट में, मतलब थोड़ा सा वो एक आशा की किरण बन के गए, होप, रे ऑफ होप जिसे हम कहते हैं। बोला कि भाई जो मुस्लिम्स लिविंग इन दिल्ली, आप थोड़ा सा सेफ ही रहोगे, प्रोटेक्टेड हो। और गांधी जी मानते थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया एक सेक्युलर देश होना चाहिए, जहां हर आदमी किसी भी धर्म का हो उसको बराबर के हक मिलने चाहिए। और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया सिर्फ हिंदुओं का है या सिखों का है, वो सभी का है, मुस्लिम्स का भी है, ऐसा उनका मानना था। सबसे कंट्रोवर्शियल रोल क्या था, was his insistence that the Indian government pay 55 करोड़ रुपीस टू पाकिस्तान
एज पार्ट ऑफ द पार्टीशन एग्रीमेंट। वो कहते हैं कि वो थोड़े से पाकिस्तान के लिए ज़्यादा वो थे, कहते थे 55 करोड़ पाकिस्तान को दो। लोग बहुत गुस्सा थे। गांधी जी का मानना था कि भाई देखो, इन कीपिंग वंस वर्ड एंड बीइंग फेयर इवन टू एन एनिमी, कि भाई दुश्मन क्यों ना हो पर जो बात है वो जायज़ है, ऐसा उनका मानना था। भाई जनवरी 1948 आती है, वो अपना फिर से व्रत करते हैं। उनका गोल था कि एक एकता बनाना हिंदू मुस्लिम में दिल से, और उनका ये व्रत रखने से बहुत लोगों का उन्होंने दिल भी जीता, दोनों तरफ के लीडर्स का भी। लेकिन जनवरी 30 1948 गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने असैसिनेट कर दिया, मार दिया, जब वो अपनी इवनिंग प्रेयर के लिए जा रहे थे। और उसकी उनकी डेथ की वजह से पूरे दुनिया भर में शोक का माहौल हो गया, और उनका जो सेक्रीफाइस था ब्रॉट अ सडन एंड लास्टिंग एंड टू द साइकिल ऑफ कम्युनल राइट्स, कि एकदम से जब वो मरे तो उनके बाद थोड़े दंगे शांत हो गए। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ द महाजनपदास। देखो महाजनपद क्या होता है कि जनपद जहाँ लोग रहते हैं, छोटा एरिया। महाजनपद जो बहुत बड़ा एरिया है, आज के जैसे स्टेट होते हैं। सो महाजनपद पे रूलर कौन होते थे? राजा होते थे। और सम वर नोन एज गण और संघ। बहुत सारे जो महाजनपद होते थे वहाँ पे कहीं तो मोनार्की होती थी, कहीं कहीं पर गण संघ वाला रूल भी होता था। सो इन स्टेट्स में क्या होता है, जहाँ गण संघ होता है वहाँ एक रूलर ना होकर 7-8 लोग ग्रुप में रूल करते हैं, जिसको ओलिगार्की भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है वज्जी संघ। हर महाजनपद की एक कैपिटल सिटी भी होती थी जो फोर्टिफाइड होती थी, यानी सिटी को सिक्योर रखने के लिए बड़ी बड़ी ईंटें स्टोन से प्रोटेक्शन दी जाती थी, बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई जाती थी। इससे इसके लिए लेबर और मनी दोनों लगता था। रूलर्स जो थे बिगेन टू फॉलो सोशल कोड्स। जो रूलर होते थे महाजनपदों के, वो शास्त्रों में लिखे हुए कानूनों को फॉलो करते थे, करवाते भी थे। परमानेंट आर्मी रखते थे, अधिकारी भी होते थे इनके पास, और रिसोर्सेज भी उनको चाहिए होते थे, तो वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे, ठीक है, और ट्रिब्यूट भी लेते थे हर साल का किसानों से। डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ मगध एज पावरफुल महाजनपद। तो भाई मगध इतना पावरफुल महाजनपद कैसे बना? महाजनपद तो 16 थे, पर मगध का ही नाम बार बार क्यों आता है? क्योंकि देखो मगध जो था ना, वो एक ऐसे एरिया में था जहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, ठीक है, गंगा नदी की वजह से। इसकी वजह से खेती करने के लिए जो वहाँ पे जितने फार्मर्स हैं उनको अच्छा खासा फायदा मिल जाता था, ठीक है, और पॉपुलेशन भी वहाँ बढ़ रही थी, आर्मी भी उनकी ज़्यादा थी, तो हर तरीके से वो स्ट्रांग थे। मगध के पास आयरन की माइंस बहुत सारी थी, आज का झारखंड इनके पास आता था। सबसे बड़ा एडवांटेज है आयरन का, इतना यूज होता है वेपन बनाने में, एग्रीकल्चरल टूल्स बनाने में, वो इनके पास बहुत था। और फॉरेस्ट की बात करूं तो बहुत बड़े बड़े जंगल थे मगध में, जहां पर जंगली हाथी वगैरह होते थे। तो रूलर्स क्या करते थे, इन एलिफेंट्स को यूज करते थे अपनी आर्मी के अंदर, ठीक है, अपनी मिलिट्री के अंदर, सॉरी। और ये एलिफेंट्स बहुत पावरफुल होते थे जब लड़ाई होती थी किसी के साथ। इसके अलावा मगध के रूलर्स जो थे उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी थी। बिंबिसार हैं, अजात शत्रु हैं, महापद्मानंद हैं, ये रूलर्स बहुत एम्बिशियस थे, इन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी जो है वो रखी थी। एग्जामिन द फीचर्स ऑफ विट्ठल टेम्पल ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विट्ठल टेम्पल जो है वो विट्ठल टेम्पल भगवान विष्णु का एक फॉर्म है। यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र में इनकी पूजा होती है, और ये जो मंदिर है उनके लिए बनाया गया था इन विजयनगर। ये दिखाता है कि ये महाराष्ट्र की चीज विजयनगर में चल रही है। सबसे फेमस स्ट्रक्चर है इस मंदिर का, वो यहाँ का पत्थर से बना हुआ रथ है। ये एक मास्टरपीस है, ये रियल लगता है देखने में। इसके पैर, वो आप देखोगे ना, इसके जो व्हील्स होते हैं वो एकदम रियल लगते हैं, मूविंग लगते हैं। ये दिखाता है विजयनगर के आर्टिसंस कितने तकड़े थे। ये जो टेम्पल है इसमें बड़े बड़े हॉल भी हैं, मंडप जिसे कहते हैं। यहाँ पे रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। यहाँ पे पिलर्स हैं, कार्विंग करी हुई है इसके ऊपर, कई पिलर्स को टच करोगे म्यूजिकल पिलर्स हैं, अलग अलग आवाज आती है। और इसका यूनिक फीचर है चैरियट स्ट्रीट, यानी कि मंदिर से स्ट्रेट जाओगे गेटवे से तो एक बहुत बढ़िया सुंदर गली आती है, स्ट्रीट आती है, जहाँ पे दोनों तरफ पवेलियन है अच्छे बने हुए। और यहाँ पे इन पवेलियंस में मार्केट वगैरह भी लगती है, मर्चेंट लोग अपना सामान बेचने आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द ग्रोथ ऑफ मुगल एम्पायर इन मैनेजिंग देयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो देखो भाई होता क्या था, मुगल्स लोगों ने अपना एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम बना रखा था, मेन सोर्स ऑफ इनकम वही था। अकबर के टाइम पे जब्त सिस्टम चलता था, यानी कि जमीन को अच्छे से मेजर कर लो और एक रेवेन्यू फिक्स कर दो, जैसे भी, मतलब बेस्ड ऑन एवरेज प्राइस एंड प्रोडक्शन, जैसा प्रोडक्शन है और एवरेज प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली एक टैक्स लगाना है, ठीक है, ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। तो इससे क्या होगा, एक फिक्स इनकम आने लगेगी स्टेट के पास, और किसानों से फेयर रहें इसके लिए पूरे एम्पायर में 4 तरीके की कैटेगरी बना दी गई जमीन की फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग। पोलज है भाई, जो ऐसा एरिया है जो हर साल कल्टीवेट हो रहा है। चचर है,
जिसको 3 से 4 साल तक खाली छोड़ा जा रहा है, बन जा रहा है, जहाँ पे खेती ही नहीं हो रही है। और ये मुगल एम्पायर के टाइम पे उन्होंने अपनी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया था। मनसबदारी सिस्टम था, कैश ना देकर बड़े बड़े अधिकारी होते थे, उनको जागीर यानी जमीन दी जाती थी, फिर ये लोग जाते थे रेवेन्यू कलेक्ट करने, इनको अपना काम दिया जाता था। और मुगल पीरियड में ट्रेड बहुत ज़्यादा था, तो बहुत सारा सिल्वर इंडिया में आया। मुगल्स ने अच्छी क्वालिटी के सिल्वर कॉइन्स चलाए, रुपी हो गया जैसे कि। सो गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट करती थी टैक्स कैश में, रेदर देन काइंड ऑफ मतलब क्रॉप्स वगैरह की उसमें नहीं, कैश में। और इससे एक अच्छी मॉनेटरी एक इकोनॉमी बनती है। अगला क्वेश्चन है एनालाइज द रोल ऑफ विमेन एज अ सोर्स इन द एग्रेरियन सोसाइटी। ये रोल ऑफ विमेन वाला क्वेश्चन आ सकता है मुगलों वाले टाइम पे। सो मुगलों के टाइम पे कोई बहुत बड़ा मैन वीमेन, जो मैन और वीमेन का डिवीजन नहीं था। जो लड़कियां हैं कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में कार्य करती थी लड़कों के साथ। जो लड़के हैं वो खेती का मतलब क्या करते थे, टिल और प्लोइंग करते थे। जो विमेन है वो सोइंग करती थी, वीडिंग करती थी, जो खरपतवार है, एक्स्ट्रा घास फूस है, उसको काट देती थी। और आर्टिसनल जितने भी टास्क होते थे उसमें बहुत बड़ा रोल लड़कियों का होता था, क्योंकि वो ही चरखा चलाने का काम करती हैं, निडिंग का काम वही करती हैं। अगर कुछ भी मतलब ऐसे जो है पोट्री वगैरह बनानी है या एम्ब्रॉयडरी का काम करना है, ये सारी एक्टिविटी जो है वो महिलाएं खुद करती थी। ठीक है, गाँव में ये सब होता था। और विमेन बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी एज रिसोर्स, क्योंकि भाई वो बच्चे प्रोड्यूस करेगी, वो बाद में फ्यूचर में वर्कफोर्स बनेगी। और मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी, माल न्यूट्रिशन, लोगों को, बच्चों को खाना पूरा सही से नहीं मिलता था, बीमारियां बार बार हो जाती थी। सो ये आप कह सकते हो कि भाई बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन का जो विमेन का रोल है ये बहुत अहम था। और अमंग सम ग्रुप्स, खासकर जो जमींदार हैं, विमेन के पास थोड़ी प्रॉपर्टी भी होती थी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं वेस्ट इंडिया के बहुत सारी विमेन हुई हैं जिनके पास प्रॉपर्टी भी थी, उन्होंने बेची भी थी। ठीक है, और बहुत सारी विमेन ऐसी है जो जमींदार वगैरह भी थी। अगला क्वेश्चन है देयर इज एविडेंस दैट बाय 1800 बीसी मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स हैड बीन अबैंडन। सो देखो, पता है क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर है आने वाला, लेकिन मैंने आपके इसमें रखा है, क्या पता किस्मत खराब हो, किसी सेट में टपक जाए। सो सबसे पहले देखो 1800 बीसी तक क्या था, जो कुछ स्पेशलाइज्ड आइटम्स होते थे जो कि मैच्योर हड़प्पन पीरियड में दिखते थे, वो धीरे धीरे वैनिश हो गए थे। सील्स हैं, वेट्स हैं, कुछ मनके हैं, वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे इस टाइम पीरियड में, जो कि दिखाता है कि जो अर्बन कल्चर था वो एंड हो रहा था। हड़प्पन्स बहुत फेमस थे अपने ट्रेड के लिए, ओमान मेसोपोटामिया तक वो ट्रेड करते थे, लेकिन एविडेंस बताते हैं 1800 के बाद ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है ये भी रुक गया था। रॉ मटेरियल्स जो थे दैट वर वंस इंपोर्टेड बिकेम रेयर इन द सेटलमेंट्स, और वो रॉ मटेरियल्स भी अब नहीं मिल रहे थे उतने। फिर डिक्लाइन इन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जो आप देखोगे मैच्योर पीरियड में जो बड़े बड़े शहर बने हुए थे मोहनजोदारो वगैरह में, वो बड़े बड़े घर अब नहीं मिल रहे थे। जो नए घर थे वो बहुत पुअर क्वालिटी मटेरियल से बन रहे थे। बड़े बड़े पब्लिक स्ट्रक्चर जैसे ग्रेट बाथ वगैरह, उनकी मेंटेनेंस बंद हो गई थी और लोग बहुत सिंपल लाइफ जी रहे थे, झोपड़ी झुग्गी में रहने वाली। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि लोग जो है ना, वो जो सिंध और चोलिस्तान के कोर एरियाज को धीरे धीरे खाली कर रहे थे, और वो गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक जा रहे थे। इसको लेट हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है। हिस्टोरियंस कहते हैं हो सकता है एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले इसमें किया गया हो, क्योंकि भाई जंगल की कटाई हुई फ्यूल के लिए, ईंटें बनाने के लिए। ठीक है, उसमें लकड़ी चाहिए भट्टी में। क्लाइमेट चेंज हुआ भाई, बारिश कम होने लगी, एग्रीकल्चर बहुत डिफिकल्ट हो गया, लोग वहाँ से चले गए। और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी ना, वो इंडस रिवर पे ज़्यादा डिपेंड थी। कुछ लोग कहते हैं कि सम रिवर्स शिफ्टेड देयर कोर्सेज, कईयों की डायरेक्शन बदल गई रिवर्स की। ठीक है, और बिल्कुल सूख गए, जैसे घग्गर रिवर है, हाकरा रिवर है। सो बहुत से फर्टाइल रीजन्स ड्राई हो गए, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि भाई जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो गए होंगे, कई सेंचुरीज तक यूज़ किया है। ठीक है, और पेस्चर्स को बहुत ज़्यादा चराया गया है। सो हो सकता है वो ज़मीन किसी काम की ना रही हो, है ना। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस है कि वो यूनिफाइंग पावर ना दिखना, जो वो यूनिफॉर्मिटी होती थी वेट्स में, स्क्रिप्ट्स में, टाउन प्लानिंग में, जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, आफ्टर 1800 वो बिल्कुल भी नहीं दिखती है। ठीक है, ये दिखाता है कि हाँ भाई अब वो ख़त्म हो गया था। अगला क्वेश्चन, देर आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीन टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी। ये आपको बताना है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी सजेस्ट कर रहा है क्वेश्चन की क्या कोई अथॉरिटी थी तो जो ये सब करवा रही थी, बड़े बड़े डिसीजन कौन लेता था। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जितने आर्टिफैक्ट सामान मिलते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, सील्स हैं, वेट्स हैं, ईंटें हैं, वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म है, एक जैसे दिखते हैं गुजरात से पाकिस्तान तक। सो कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी जिसने ये सब बनवाया होगा,
इसके अलावा जितने भी हड़प्पन सेटलमेंट्स हैं वहाँ जो ईंटें यूज़ हो रही हैं उसका एक फिक्स रेशियो है, उसकी जो लेंथ ब्रीथ और हाइट है वो 4:2:1 है, 4:2:1 हर जगह पे यही मिल रहा है, चाहे मतलब वो पक्की ईंट हो सन ड्राइड हो, रेशियो सेम ही सेम है। और सिटीज़ को रैंडमली नहीं बनाया गया था, एक ग्रिड पैटर्न जो मैंने पीछे आपको बताया था उसमें बनाया गया था, राइट एंगल पे एक दूसरे को गलियां काटती थी। और सिटीज़ जो है सिटाडेल और लोअर टाउन में डिवाइडेड थी, तो पक्का कोई अर्बन प्लानिंग रही होगी। हर घर में नालियां थी भाई, मैं ड्रेन्स वाला पीछे आपको बता चुका हूँ, वो आप लिख सकते हो। और हड़प्पन्स लोग ना अपना क्राफ्ट के लिए बहुत जाने जाते थे। चानू दाड़ो जो था एक जगह है यहाँ पे, वो तो वहाँ पे मन के ही मन के बनते थे। और नागेश्वर और बालाकोट में शेल्स के ऑब्जेक्ट्स बनते थे, ये जोन्स थे। इसके अलावा हड़प्पन्स लोग दूर दूर तक जाते थे सामान खरीदने, स्टोन और मेटल्स खरीदने। लेपिस लजूली स्टोन है अफगानिस्तान से आता था, कॉपर राजस्थान से आता था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी हुआ करता था, कोई तो डिसीजन लेता होगा। इसके अलावा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो बने, बड़ी बड़ी सिटी वॉल्स बनी, पब्लिक बिल्डिंग्स बनी, ग्रेट बाथ वगैरह बना, हजारों लेबर वर्कर काम करते होंगे। इनको ऑर्गेनाइज करना, खाना खिलाना, मैनेज करना, कोई भाई अथॉरिटी तो रही होगी। वेट सिस्टम भी बिल्कुल एकदम यूनिफॉर्म था। आप अगर देखोगे जो लोअर डिनोमिनेशंस फॉलोड अ बाइनरी सिस्टम, जो वेट्स थे 1 2 4 8 ऐसे चलते 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 वो वेट्स एकदम फिक्स थे। बहुत प्रिसाइज सिस्टम था ट्रेड वगैरह के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रेवलर्स ऑफन कंपेयर्ड व्हाट दे सो इन द सब कॉन्टिनेंट विद प्रैक्टिसेस विद विच दे वर फेमिलियर। अक्सर जो ट्रेवलर आते हैं वो यहाँ सब कॉन्टिनेंट में इंडिया में चीज़ें देखते हैं, उसको कंपेयर करते हैं जहाँ से वो खुद आते हैं उस जगह से। सो अल बिरूनी ने इसमें क्या किया था वो आपको बताना है। तो अल बिरूनी ने एंशियंट पर्शिया के साथ इंडिया को कंपेयर किया था, इंडियन कास्ट सिस्टम को। वो कहते हैं कि भाई वहाँ पे भी पर्शिया में भी 4 कैटेगरी होती थी, नाइट्स और प्रिंसेस होते थे, मॉन्क प्रीस्ट होते थे, फिजिशियन साइंटिस्ट होते थे, फिर लास्ट में किसान कारीगर होते थे। सो ये सिर्फ इंडिया में डिवीज़न नहीं है, वो कहते हैं डिवीज़न बाहर भी होता है। इसके अलावा पॉल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट वो बताते हैं कि ब्राह्मण जो कहते हैं ना अनटचेबिलिटी का आइडिया बहुत अजीब है। वो कहते हैं कि ये बहुत गलत है, कि जितनी भी चीज़ें इम्प्योर होती हैं वो वापस से प्योर हो सकती हैं, लाइक द सन प्यूरिफाइंग द एयर एंड सॉल्ट प्रिवेंटिंग वाटर फ्रॉम बिकमिंग स्मेली। सो जब नेचर में ऐसा नहीं है तो पॉल्यूशन परमानेंट क्यों है यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर। और वो कहते हैं संस्कृत बहुत डिफरेंट है अरेबिक और पर्शियन से। वो कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है इंडियन आइडियाज़ को ट्रांसलेट करना, क्योंकि संस्कृत की वोकेबलरी बहुत ह्यूज है, एक वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं। तो इसके लिए वो इंडियन फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स को ग्रीक थिंकर्स प्लेटो और सोक्रेट्स जैसे लोगों के साथ कंपेयर करते थे। अल बिरूनी सिर्फ लोगों को देखते नहीं थे, वो किताबें पढ़ते थे, वो वेद पुराण भगवत गीता सब समझते थे, और उसके बाद उस टेक्स्ट की नॉलेज को इस्लामिक और सूफी ट्रेडिशन से जोड़ते थे। इसके अलावा उन्होंने यहाँ देखा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण सिस्टम चलता है, और ब्राह्मण टॉप पर है, और वो मतलब जो मतलब एक तरीके से भगवान है, जो मतलब उसके हेड से आए हैं, ठीक है, भुजाओं से यानी कि आम से क्षत्रिय आए हैं। सो वो ये सारी ओरिजिन की थ्योरी भी बताते हैं अपने यहाँ पे आके। और वो कहते हैं कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो 4 वर्ण से भी बाहर हैं, इनको अंत्यजा कहा जाता है। वो कहते हैं कि मतलब देवर लुक डाउन अपॉन, ठीक है, सो देवर स्टिल अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कुछ ना कुछ वो सस्ता काम लेबर का वगैरह का करते थे। सो जब भी वो ये सब चीज़ें देखते हैं, भगवान का आइडिया या सोल का आइडिया, तो वो उस टाइम पे ग्रीक कल्चर के साथ उसको कंपेयर करते हैं। ही फेल्ट दैट द एजुकेटेड एलीट इन इंडिया हैड आइडियाज अबाउट द वन गॉड। जो यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, इंडिया के एलीट बड़े लोग हैं, वो एक भगवान में मानते हैं, और ऐसा ग्रीक फिलोसफर्स का भी मानना है। अल बिरूनी एक साइंटिस्ट थे, वो लॉजिक और मैथमेटिक्स पे चलते थे। वो इंडियन एस्ट्रोनॉमी वेट्स मेजर्स को अदर सिविलाइजेशंस के साथ कंपेयर करते थे कि इंडियन नॉलेज जो है वो भी एक ग्लोबल नॉलेज का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, इबन बतूता फाउंड सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु हैड द नेसेसरी ड्राइव रिसोर्सेज एंड स्किल्स। तो इबन बतूता कहते हैं जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे अगर आप सिटीज में आते हो तो बहुत अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, अगर आपके अंदर वो चीज़ है, वो आग है अगर आपके अंदर। सो इबन बतूता बताते हैं इंडियन सिटीज़ बहुत बड़ी हैं, ओवर क्राउडेड है, प्रॉस्परस है, पैसे की कोई कमी नहीं है। दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया में बहुत बड़ा शहर है। दौलताबाद जो महाराष्ट्र का शहर है उसकी वो बहुत तारीफ करते हैं, वो भी दिल्ली जितना बड़ा है। और मार्केट जो है सिर्फ खरीदने बेचने की जगह नहीं है, मार्केट में आप जाओ, आप ज़्यादातर बाजारों में देखोगे मंदिर मस्जिद दोनों हैं, और पब्लिक परफॉर्मेंस होती है, डांसर्स भी हैं, म्यूजिशियंस भी हैं, सिंगर्स भी हैं। और इंडियन सिटीज़ जो हैं वो ग्लोबल ट्रेड से जुड़ी हुई हैं। मर्चेंट्स एक्सपोर्टेड इंडियन गुड्स, हमारा सामान सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना तक जाता है। ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है।
और सिटीज़ वर फेमस फॉर देयर हाई क्वालिटी क्राफ्ट्स। हमारे यहाँ की कारीगरी बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ का कपड़ा, म्यूसलिन, सिल्क, कॉटन बहुत डिमांड है उसकी। यहाँ के जो स्किल्ड वीवर्स हैं, आर्टिसंस हैं, उसको बहुत अच्छा काम मिल जाता है। सो द सिटीज फ्लरिश्ड बिकॉज द कंट्री साइड वॉज फर्टाइल। हमारे यहाँ के जो शहर हैं वो डेवलप ही इसीलिए हो पाए हैं क्योंकि हमारे यहाँ के गांव देहात बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं। फार्मर्स जो हैं वो साल में 2 क्रॉप्स उगा सकते हैं। ये दिखाता है कि सप्लाई ऑफ फूड बहुत अच्छा है, रॉ मटेरियल्स हैं लोगों के पास, अर्बन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा इब्न बतूता ने जब देखा यहाँ का पोस्टल सिस्टम वो बहुत हैरान हो गया। वो कहता है यहाँ के मर्चेंट्स लोग फटाफट न्यूज़ पहुँचा देते हैं भाई, बहुत क्विकली, और एक तरफ हॉर्सेस से खबर पहुँचाते हैं, एक तरफ पैदल हैं लोग खबर पहुँचाने वाले। सो लोगों के लिए मैसेज भेजना बहुत दूर दूर से भी आसान है। इसके अलावा जो सुल्तान है जैसे मोहम्मद बिन तुगलक हैं, वो जाने जाते थे टैलेंट को रिवॉर्ड देते थे। स्कॉलर्स, जजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे दूर दूर के लोग, काजी थे, जो जजेस हैं, स्कॉलर्स हैं, वो आते थे कि यहाँ पे उनको नौकरी मिले। इब्न बतूता खुद काजी रहा था भाई, दिल्ली का जज बना था। वो ऑब्जर्व करता है स्किल्स हैं और अगर आपके अंदर वो इच्छा है, ड्राइव है, तो आप सोसाइटी में काम भी पा जाओगे, आपका टैलेंट ज़्यादा है, ठीक है। सो द स्टेट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म वेयर एन इंडिविजुअल्स टैलेंट इन रिलीजन, लॉ और ट्रेड। अगर आपको व्यापार अच्छा आता है, धर्म की नॉलेज है, आपको कानून की नॉलेज है और आपको ट्रेड अच्छा आता है, तो आप अच्छा खासा यहाँ पे कमा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉम्बे डेक्कन बाय द ब्रिटिश। तो देखो रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था कि जमींदारी सिस्टम में तो मतलब क्या था कि बीच में एक जमींदार रहता था, ठीक है। और अब इसमें क्या है, सीधा किसानों से आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो साइन, कोई मिडलमैन नहीं है, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है इस एग्रीमेंट में। ये सिस्टम क्या है, इन्फ्लुएंस है बाय द आइडियाज ऑफ इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो। इन्होंने ये आइडिया दिया था। वो कहते हैं कि स्टेट जो है ना शुड क्लेम अ शेयर ऑफ द सरप्लस, जो भी आता है इनकम का वो शेयर रहना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने ज़्यादा टैक्स अंग्रेजों ने लिए। और टैक्स फिक्स करने से पहले ब्रिटिशर्स सर्वे करवाते थे, देखते थे खेत का साइज कितना है, क्वालिटी मिट्टी की कैसी है, कितनी इनकम आ सकती है, उस हिसाब से टैक्स होता था। टैक्स बहुत ऊंचा होता था भाई, ऐसा भी होता था कभी कभी हाफ ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस भी चला जाता था टैक्स में। सो इससे फाइनेंशियल बर्डन आ जाता था उनके ऊपर। सो अनलाइक द परमानेंट सेटलमेंट, जो ये रिवेन्यू है ये हमेशा के लिए नहीं होता था टैक्स फिक्स, लगातार मतलब ये एवरी 30 साल के अंदर इसको रिवाइज किया जाता था, ठीक है। और द रेवेन्यू हैड टू बी पेड इन कैश एंड ऑन टाइम, टाइम पे देना पड़ेगा, नहीं दे पाओगे तो प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी, जो भेड़ बकरियां पाल रखी हैं, गाय भैंस, वो सब सीज हो जाएंगी और ज़मीन से बेदखल हो जाओगे। और टैक्स बहुत ज़्यादा था और क्रॉप फेलियर में भी देना पड़ता था, तो किसानों को अक्सर पैसे बोरो करने पड़ते थे, तो एक परमानेंट कर्जा उनके ऊपर चढ़ गया। और पहले सर्वे हुआ 1820 में, और वॉज फुल ऑफ मिस्टेक्स, बहुत मुश्किलें थी इसमें इसको करने में, और जो एस्टिमेट्स थे वो बहुत ज़्यादा आए। टैक्स तो इम्पॉसिबल था भर पाना, बहुत सारे पीजेंट्स जो थे ना वो वहां से छोड़ छाड़ के कहीं और भग गए, भाई हम नहीं दे पाएंगे इतना। फिर है एग्जामिन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन द बंगाल बाय द ब्रिटिश। अगर परमानेंट सेटलमेंट आता है पेपर में तो कैसे लिखोगे। सो ये 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस लेकर आए थे बंगाल में। ये एक एग्रीमेंट होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी होगी एक तरफ, जमींदार बीच में होंगे, उस तरफ किसान होंगे। सो जमींदारों को ही कहा जाएगा, हम जानते हैं आप ही जमीन के मालिक हो पूरे गांव के, आप ही जाओगे रेवेन्यू लेकर आओगे, हम फिक्स अमाउंट बता देंगे, किसानों से आप लाओगे, हम नहीं लेने जाएंगे। सो एक फिक्स अमाउंट होता था परमानेंटली, और ब्रिटिशर्स को लगता था फिक्स अमाउंट कर लेने से रेगुलर एक पैसा उनको मिलता रहेगा। और वो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे अंग्रेज पैसों को लेकर, अगर जमींदार पैसे नहीं दे पाए तो सनसेट लो होता था, जो डेडलाइन वाली तारीख तक नहीं आया ना तो उनकी जमीन सीज हो जाएगी और वो ऑक्शन कर देंगे उसकी जमीन को और पैसा अपना निकालेंगे। सो सिस्टम जब ये स्टार्ट हुआ, रेवेन्यू बहुत ऊपर की डिमांड होती थी इसकी। सो ब्रिटिशर्स क्यों करते थे, क्योंकि वो जानते हैं बाद में टैक्स ऊंचा कर नहीं पाएंगे, तो शुरू से ही ऊंचा रखो, मैक्सिमम प्रॉफिट रखो। जमींदार जो थे ऑनर्स तो थे, द ब्रिटिश टूक अवे मैनी ऑफ देयर पावर्स, बहुत पावर जमींदारों की अंग्रेजों ने ले ली थी। जमींदारों के पास पहले लोकल सैनिक होते थे, वो इनके छीन लिए, इनकी कस्टम ड्यूटी का जो वो होता था इनके पास एक राइट, वो छीन लिया, लोकल कोर्ट कचहरी लगाते थे वो इन्होंने छीन ली। सो ये पूरा सिस्टम जो है अगर आप देखोगे ये किसानों के लिए बहुत ज़्यादा, जमींदारों के लिए भी बहुत ज़्यादा खराब था। सो जमींदार अपनी तरफ से रेंट हाई रखते थे क्योंकि उनको आगे पैसे देना है, भाई बेचारे गरीब क्या करें, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो क्या करेंगे। सो ब्रिटिशर्स को यही एक्सपेक्टेड था, जमींदार जो हैं
वो जमीन में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि टैक्स फिक्स है। हाउएवर इनिशियल डिमांड बहुत हाई थी, सनसेट लॉ बहुत स्ट्रिक्ट था, सो जमींदार ये होते थे कि भाई उनकी कहीं जमीन ना चली जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत इज अ डायनेमिक टेक्स्ट, क्या आप मानते हैं? देखो बिल्कुल सही बात है, ये एक बारी में नहीं लिखा गया है, इसको 1000 साल तक लिखा गया है, नए नए सेक्शंस और कहानियां इसमें जोड़ी गई हैं, अलग अलग लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, संस्कृत के बाद बहुत सी और लैंग्वेजेस लोकल वर्जन इसमें ऐड हुए हैं, और इसके अलावा हर जगह की कहानियां ऐड हुई हैं, ठीक है, मेन प्लॉट तो सेम है पर लोकल मिथ और फोक स्टोरीज इसमें जोड़ी गई हैं, और इसको लिखने वाला कोई एक नहीं है। ये स्टार्ट होता है, सूत जो होते थे, चेरिएटर्स जो रथ चलाते थे, वो ओरल स्टोरीज लिखते थे, बाद में ब्राह्मणों ने इसको लिखा, और ट्रेडिशनली इसको ऋषि वेद व्यास माने जाते हैं इसके राइटर। तो ये डायनेमिक टेक्स्ट है। इसके अलावा ये 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, ये आप 4 पॉइंट्स इसके अंदर आप दे सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 मार्क्स का है, एनालाइज द रोल ऑफ स्कॉलर्स इन द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन बनाया जा रहा था उसमें स्कॉलर्स का क्या रोल था? क्योंकि भाई देखो, जो स्कॉलर्स हैं वो विद्वान हैं, वो हजारों संस्कृत की मैन्युस्क्रिप्ट को इकट्ठा करते हैं पूरे देश से, अलग अलग भाषाओं में, कश्मीरी, बंगाली, मैथिली, मलयालम, फिर वो उसको कंपेयर करते हैं हर मैन्युस्क्रिप्ट को कि भाई कौन कौन सी आइडेंटिफाई करनी है, कॉमन चीजें उसको एक करना है। कई सालों के बाद जाकर वो सारी मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठा करते हैं और लगभग 13,000 पन्नों का एक वर्जन बनाते हैं। स्कॉलर्स जो हैं डिड नॉट इग्नोर द डिफरेंसेस, जो अलग चीजें उसको भी वो ऐसे इग्नोर नहीं करते हैं, वो अच्छे से डॉक्यूमेंट करते हैं हर चीज को, एक फुट नोट्स वगैरह नीचे लिख देते हैं, अपेंडिक्स की लाइन में लिख देते हैं। सो ये दिखाता है कि हजारों सालों तक की जो चीजें हैं वो कैसे कंपाइल करके इन्होंने लिखी। थर्ड क्वेश्चन है, मौर्यन एम्पायर के सोर्सेस, पीछे मैंने आपको बता दिया, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कर लेना। एक्सप्लेन द वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर विद द एग्जांपल्स, 3 मार्क्स का है। तो देखो भाई, विजयनगर क्या है, तुंगभद्रा रिवर के पास एक नेचुरल बेसिन बनता है, उसके पास में था, और आसपास का एरिया थोड़ा पहाड़ों वाला था, ड्राई था। जो रूलर्स थे वो एम्बैंकमेंट्स बनाते थे नदियों के किनारे, ताकि जो बड़े बड़े रिजर्वर्स हैं वो बनाए जा सके, बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। सो पानी का नेचुरल भी इन्होंने सिस्टम बना रखा था। कमलपुरम टैंक है यहाँ की बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, ठीक है, इसको बनाया गया था 15th सेंचुरी में, अर्ली में ही। और वाटर फ्रॉम दिस टैंक वाज नॉट जस्ट यूज फॉर फार्मिंग, यहाँ पे लोग यहाँ का पानी पाइप से ले जाते थे महलों तक, मंदिरों तक। एक कैनाल थी, हीरिया कैनाल, बहुत बड़ी कैनाल थी, संगम डायनेस्टी के टाइम पर बनी थी। ये क्या करते थे, एक डैम से पानी लेकर इस कैनाल में आते थे, अक्रॉस दी तुंगभद्रा रिवर ये बनाई गई थी। और इसमें क्या था कि भाई मतलब इस कैनाल का यूज हो रहा है इरिगेशन के लिए, फर्टाइल वैली में पूरा एकदम अर्बन एरिया तक, सेक्रेड एरिया तक, हर जगह पानी पहुंचे। और ये रीजन में बहुत कम बारिश होती थी, तो अलग अलग टैंक और वेल्स बनाए जाते थे ताकि पानी को सेव किया जा सके। पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी, मिलिट्री के लिए भी पानी बाद में चाहिए होता है जब गर्मी आएंगी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्पेशली वाइड स्प्रेड इन अवध। भाई अवध में ही इतना ज्यादा रिवोल्ट क्यों था? देखो भाई, सबसे पहले तो अवध के अंदर जो वहां के नवाब वाजिद अली शाह थे उनको हटा दिया था अंग्रेजों ने, ये कहकर कि ये एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं चला रहे हैं, लेकिन लोग बहुत प्यार करते थे उनसे, सो उनको हटाना उनके लिए एक इंसल्ट था, यानी कि एक जान चली जाती है शरीर से, ऐसा था। ब्रिटिशर्स ने एक समरी सेटलमेंट किया 1856 में, जहां तालुकदार जो वहां पे लोकल लैंडलॉर्ड्स होते थे उनकी पावर छीन ली, और एक टाइम पे तालुकदारों के खुद के किले होते थे, ठीक है, वो सब इनसे छीन लिए, और ये भी अंग्रेजों के एक दुश्मन बन गए। अवध जाना जाता था नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी, क्योंकि लगभग हर किसान की फैमिली से एक बंदा सोल्जर बनता था। और जब ये देखेंगे कि भाई इनको पैसा कम मिल रहा है, ट्रीटमेंट खराब हो रहा है, और वो गाय की चर्बी वाली कार्ट्रिज छिलवाई जा रही है, तो गुस्सा तो फैलेगा। और ब्रिटिशर्स जो थे ना, वो बहुत ज्यादा हाई टैक्स लेते थे किसानों से। एट द सेम टाइम द डिसोल्यूशन ऑफ द नवाब्स कोर्ट, जो नवाब का दरबार चलता था, नवाब को ही हटा दिया, तो म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट वगैरह वो कहाँ जाएंगे, उनकी जॉब चली गई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉजेस दैट लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पहाड़ियाज ऑफ राजमहल हिल्स एंड संथाल। सो पहाड़िया लोग जो थे राजमहल पहाड़ियों पर जो गए, और जो संथाल लोग थे, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले देखो, इस कॉन्फ्लिक्ट को हो वर्सेस प्लो भी कहा जाता है। ये दो टूल होते हैं
जो पहाड़िया लोग होते थे वो खेती बाड़ी करते थे हो नाम के टूल से। संथाल जो थे वो सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट थे, वो प्लो का यूज करते थे। तो संथाल लोग ज्यादा पेड़ों को काट देते थे, परमानेंट फार्मिंग वो करना चाहते थे, तो वो पहाड़ियों के टेरिटरी में घुस जाते हैं। इसके अलावा संथाल लोग जो थे वो राजमहल की पहाड़ियों के लोअर एरिया में सेटल हो गए थे। जंगलों को वो भाई राइस फील्ड में बदल रहे थे, हंटिंग ग्राउंड्स डिस्ट्रॉय कर रहे थे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज जैसे चारकोल, सिल्क ककून्स दैट द पहाड़ियाज हैड डिपेंडेड, जो उन पे डिपेंड रहते थे पहाड़िया लोग, ठीक है, वो सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे थे वो लोग। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने उनको एक बहुत बड़ी जमीन दी संताल लोगों को, जिसको दामिन इको नाम से जाना जाता है। तो भाई इनके लिए अलग से दामिनी को नाम से एक जमीन दी थी अंग्रेजों ने इनको। दिस ब्रिटिश सपोर्ट फॉर द प्लो यूजिंग संताल्स मेड द पहाड़ियाज फील लाइक देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स वर बीइंग ऑक्यूपाइड बाय आउटसाइडर्स। तो उनको लग रहा था हमारे बाप दादाओं की जमीन अंग्रेज ले जा रहे हैं और इनको दे रहे हैं। और एज द फर्टाइल वैलीज वर टेकन ओवर बाय संताल फार्म्स, जो भी फर्टाइल एरियाज थे वो सब जगहों पे संताल थे। सो पहाड़िया लोगों को फोर्स किया गया और ज़्यादा रॉकी एरियाज में अंदर जाओ, बैरन एरियाज में जाओ। सो इससे उनका जो ट्रेडिशनल जीने का तरीका था वो इम्पॉसिबल हो गया। बहुत गुस्सा था उनके अंदर, फ्रीक्वेंटली क्लैशेस भी होते रहते थे। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन का अर्बन डेवलपमेंट का फीचर ये मैंने करवा दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद है एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट इन द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा। देखो हड़प्पा को ढूंढने में बहुत लोगों का हाथ है। सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंगम है, पहले डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। उन्होंने खुदाई शुरू करवाई मिड 19th सेंचुरी में, और उन्होंने ही इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग हड़प्पा टू द नोटिस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया के सामने ये लाने वाले हैं, लेकिन वो पूरा इसकी एज को नहीं समझ पाए थे। कनिंगम बहुत कंफ्यूज थे। ठीक है, कनिंगम मिस्टेकली थॉट इंडियन हिस्ट्री, वो उनको लगता है इंडियन हिस्ट्री जो है ना वो गंगा वैली से स्टार्ट होती है, नॉट फ्रॉम इंडस वैली। सो उन्होंने 4th से 7th सेंचुरी के जो चाइनीज लोगों के जो अकाउंट से बस वही पढ़े हुए थे। सो हड़प्पा उसमें फिट नहीं हो रही थी, तो उनको लग ही नहीं रहा था ये इतना पुराना है। फिर अर्ली 1920s में दयाराम सानी जो है वो सील्स ढूंढते हैं हड़प्पा के अंदर, जो कि बहुत पुरानी थी, और ये पहला फिजिकल प्रूफ था कि हड़प्पा बहुत एंशियंट है। फिर अराउंड द सेम टाइम आर.डी. बैनर्जी भी ऐसी सील्स मोहनजोदाड़ो सिंध से ढूंढ कर लाते हैं। सो इससे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को रियलाइज हो गया कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो दोनों सेम साइट हैं, सेम जगह की, सेम कल्चर की साइट है। फिर जॉन मार्शल हैं, 1924 में अनाउंसमेंट करते हैं, ये डायरेक्टर जनरल बनते हैं एएसआई के। वो कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया के सामने मैं लाता हूँ। और वो पहले प्रोफेशनली आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में काम किया, और वो ग्रीस में और क्रीट में अपना काम पहले करके आ चुके थे। फिर है मार्शल टेंडेड टू एक्सकेवेट अलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स, इस तरीके से वो खुदाई करवाते थे। ठीक है, मेजरिंग ऑल फाइंड्स फ्रॉम द सेम लेवल, सेम लेवल पे ही वो काम करते थे। ठीक है, और वाइल ही अनकवर्ड मैनी आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ढूंढी, लेकिन ही इग्नोर्ड द स्ट्रेटोग्राफी ऑफ द ग्राउंड, वो लेयर्स में खुदाई नहीं कर पाए। फिर उसके बाद आर.ई.एम. व्हीलर आते हैं। ये क्या करते हैं, एक अलग तरीके से आर्कियोलॉजी करते हैं। वो जो मिस्टेक मार्शल ने की थी, ये कहते हैं कि लेयर्स बाय लेयर खोदो और पुराना सामान मिलेगा। पार्टीशन के बाद ज़्यादातर हड़प्पन साइट्स पाकिस्तान चली गई। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो थे वो बस फिर इंडिया में ही देखते रहते थे। बीबी लाल हैं, बीके थापर हैं, ये कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी वगैरह में जाते रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ कबीर टू द भक्ति मूवमेंट एंड इज इम्पैक्ट ऑन रिलीजियस एंड सोशल हार्मनी। कबीर के बारे में 8 नंबर में आ सकता है। सो कबीर जो थे एक संत महात्मा और एक निर्गुण ट्रेडिशन को मानने वाले इंसान थे। वो कहते हैं भगवान एक ही है, अलग अलग उसके नाम है, अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर, राम, हरि, सब एक ही है। ठीक है, कोई शेप नहीं है भगवान का। सो कबीर के बारे में हमें 3 जगहों से पता चलता है। कबीर बीजक जो वाराणसी में इनका पूरा एक ग्रंथ बना, कबीर ग्रंथावली राजस्थान में बनाई गई, आदि ग्रंथ साहिब जो सिख कम्युनिटी ने प्रिजर्व करके रखा है, यहाँ से कबीर के बारे में पता चलता है। कबीर ने अपनी पोएम्स को संत भाषा, सिंपल लैंग्वेज, खड़ी बोली में लिखा है। उलट बासी वो यूज करते थे, यानी कि वो अपने मेटाफर्स यूज करते थे, डीप एकदम स्पिरिचुअल ट्रूथ बताते थे अपने लोगों को। ठीक है, ताकि गरीब लोग, अनपढ़ लोग भी इसको समझ सकें। कबीर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज आउटर रिचुअल्स, बाहरी आडंबर को वो अवॉइड करते थे। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्राओं पे जाना, नदियों में नहाना, फॉर्मल प्रेयर करना, वो कहते हैं भगवान आपके दिल के अंदर पूजा करने से आता है। इसके अलावा कबीर कहते हैं कास्ट सिस्टम बहुत गलत है, सारे जो ह्यूमंस है वो भगवान ने बनाए हैं ना, कोई सुपीरियर इन्फीरियर बाय बर्थ नहीं होता। ठीक है, लोअर कास्ट वगैरह ये सब गलत है। और ही डिड नॉट हेजिटेट टू पॉइंट आउट द फ्लॉज, जो दोनों में कमियां हैं, ब्राह्मणों में, इस्लाम में
वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण है और जो उलेमाज हैं, जो मुल्ला होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं दोनों ही गलत हैं। वो अर्जिंग पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ, अपने आप पहले अपने दिमाग का यूज करो, फिर रिलीजियस लीडर्स को अंधविश्वास करके फॉलो करना। और इसके अलावा कबीर कहते हैं सोशल हार्मनी, भाईचारा बहुत जरूरी है, हिंदू मुस्लिम एक रहो, ठीक है। और वो अपनी पोइट्री में अक्सर दोनों को साथ में लाते हैं, वो सभी रिलीजन को बराबर मानते हैं, ह्यूमैनिटी और प्यार का मैसेज देते हैं। उनकी टीचिंग्स पे यही फोकस किया जाता है कि हम सब एक फैमिली हैं, सच्चाई जो है, ठीक है, जो सच्चाई है किताबों में नहीं है, मंदिरों में नहीं है, हमारी सोल में है। यूनिवर्सल मैसेज यही है कि रिलीजियस सोशल हार्मनी बना के रखो। गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स रिपीटेड आ रही हैं, याद कर लेना, ये मैंने पीछे करवा दिया है। There are many different kind of sources from which we can reconstruct the political career of गांधी जी and the history of Indian nationalist movement। देखो गांधी जी के बारे में अगर आपको जानने के सोर्सेस, ये आपसे जरूर पूछेगा, मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूं एक भी अगर इसके बाहर से आ गया तो आप फिर बताना, ये सारे क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। उनके बारे में अगर आपको जानना है, वो बहुत बड़े राइटर भी थे, स्पीकर भी थे। उन्होंने अपने आइडियाज को जनरल्स के थ्रू, लाइक हरिजन, यंग इंडिया के थ्रू अपने आइडियाज बताए। उनकी स्पीच जो थी पब्लिक मीटिंग्स में, वो बताते हैं कि वो क्या नॉन वायलेंस और सत्याग्रह में विश्वास रखते थे। वो पर्सनल लेटर्स लिखते थे नेहरू जी को, पटेल जी को, आम लोगों को भी, इनसे उसके बारे में पता चल पाता है। उनकी किताबें माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये बहुत बड़ा सोर्स है। वो फर्स्ट हैंड अकाउंट है उनकी अर्ली लाइफ का, स्पिरिचुअल जर्नी का, कैसे वो पॉलिटिकल मेथड्स को अपनाते थे। हिस्टोरियंस बहुत केयरफुली इसको बताते हैं, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी पर्सनल डिटेल है, कोई बड़ा चढ़ाकर भी लिख सकता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधी जी के ऊपर नजर रखती थी, पुलिस रिपोर्ट थी उनके ऊपर, रातों रात जो भाई उनके ऊपर कार्रवाई होती थी वो सब रिपोर्ट्स थी। सो ब्रिटिशर्स उनको कैसा देखते थे वो भी हमें मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और मतलब इसके अलावा बहुत इंडियन एंड फॉरेन न्यूज़पेपर्स, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, गांधी जी की हर मूवमेंट को कवर करते थे। फॉर एग्जांपल दांडी मार्च के टाइम पे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने भी सॉल्ट सत्याग्रह को ग्लोबल न्यूज़ बना दी थी। हिस्टोरियंस उनके इंटरव्यूज को यूज करते हैं। मेमोइर्स ऑफ पीपल, जो लोग उनके साथ थे उनको भी हम एज ए हिस्ट्री कहते हैं। पर्सनल मेमोरीज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स और कॉमन विलेजर्स, जिन्होंने गांधी जी को देखा, बहुत क्लोजली देखा, वो भी बहुत बड़ा सोर्स है। महात्मा गांधी ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, ये क्वेश्चन पीछे रोल ऑफ महात्मा गांधी वाले में मैंने आपको करवा दिया, ये आ सकता है। जेम्स प्रिंसेप कौन थे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन हिस्ट्री में, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जेम्स प्रिंसेप एक ऑफिसर थे, ठीक है, और सिक्कों की स्टडी करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। बहुत बड़े स्कॉलर थे, लैंग्वेज में भी बहुत अच्छा खासा उनका ज्ञान था। सो होता क्या है, वो चाहते थे इंडिया के सीक्रेट ढूंढना। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी, जो दो बहुत पुरानी स्क्रिप्ट्स हैं, उसको पढ़ा। और यही स्क्रिप्ट्स ज़्यादातर पुराने एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स में यूज होती थी। सो 1838 में जाके उन्होंने इसको पढ़ा। प्रिंसेप कहते हैं ज़्यादातर जो पुराने इंस्क्रिप्शंस हैं ना, उसमें एक राजा का नाम आता है पियदस्सी करके, यानी प्लीजेंट टू बी होल्ड, जो बहुत अच्छा है। सो जब वो देखते हैं कंपेयर करके, तो ये राजा कौन निकलता है, अशोक। और उनकी जो डिस्कवरी है, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को पूरा बदल दिया। एक क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क मिल गया, पहली बार यूरोपियन और इंडियन स्कॉलर्स ने मिलकर इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा, कॉइन्स को पढ़ा, रिकंस्ट्रक्ट किया, लीनिएजेस को, डायनेस्टीज को, बहुत मतलब फायदा मिला। एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, फोर्टिफिकेशन का क्वेश्चन आ सकता है। देखो भाई, ये बहुत बड़ा फीचर था, 7 लेयर बनी हुई थी, मैंने आपको शायद पीछे करवा भी दिया है, ठीक है। ये 2 पॉइंट तो मैंने आपको करवा दिए थे, ये 2 आप लिख सकते हो। जो इन दीवारों को बनाया जाता था ना, ये बहुत यूनिक थी, क्योंकि इसमें कोई मोटर या सीमेंट यूज नहीं हुआ था, सिर्फ पत्थरों को जोड़कर रखा गया था, वेज शेप्ड बना के ऐसे खांचे बनाए थे कि वो जुड़ जाए। और इसकी जो एंट्रेंस गेट होते थे वो इंडो इस्लामिक, उसका आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉलिन मैकेंजी टुवर्ड द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर। देखो विजयनगर की हिस्ट्री में कॉलिन मैकेंजी ने क्या किया था। सबसे पहले सर्वे इसी ने ही बनवाया था 1800 में। कॉलिन मैकेंजी जो एक इंजीनियर थे, सर्वेयर भी थे, पहला सर्वे मैप बनाते हैं हम्पी का, और यहाँ पे अच्छी खासी साइंटिफिक लेआउट मिल जाता है सिटी का। और उनकी ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने लोगों से सुनी थी, ओरल ट्रेडिशंस, मेमोरीज। वो इंटरव्यू लेने जाते थे, पंडितों से इंटरव्यू लेते थे, विरूपाक्ष मंदिर के और पंपा देवी मंदिर के, फिर वो वहां पे सब कुछ सर्वे करते थे। और एज अ फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा किया, लोकल हिस्ट्रीज को कलेक्ट किया, आर्टिफैक्ट्स ढूंढे। ये डॉक्यूमेंट्स अलग अलग लैंग्वेजेस में थे, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, ठीक है। और उन्होंने मतलब जो काम किया है ना, इसके बाद और रिसर्च होने लगी विजयनगर के ऊपर, ठीक है। क्यों, पहले वो डैमेज था, मतलब बिफोर इट वाज फर्दर डैमेज, आगे वो डैमेज ना हो,
तो लोगों ने उसको इंपॉर्टेंस दी, इसीलिए आज विजयनगर सलामत है। Who introduced subsidiary alliance? Describe the provisions of this alliance. सब्सिडरी अलायंस का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो बता दूं कौन इसको लाया था। लॉर्ड वेलेजली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1798 में। ये क्या था? ब्रिटिशर्स अपने एम्पायर को बड़ा करना चाहते थे। सो ये अलायंस जिसके साथ भी होता था वो राजा के साथ होता था किसी, तो वो कहेंगे अंग्रेज कि हमारी आर्मी आपके टेरिटरी में रहेगी, उसको सारा पैसा मेंटेनेंस का आप ही दोगे, कैश दो चाहे कुछ भी दो। इसके अलावा एक ब्रिटिश अधिकारी एज अ रेसिडेंट वहां पर रहेगा आपके दरबार में। रेसिडेंट जो है वो एडवाइजर भी रहेगा और इंटरफेयर भी करता रहेगा, और राजा एक दिन कठपुतली बन जाएगा। और इंडियन रूलर किसी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाएगा, अलायंस नहीं कर पाएगा, कोई वॉर भी नहीं कर पाएगा जब तक हम परमिशन नहीं देंगे। आज़ादी छीन ली ना भाई। वाई वर सम मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन फेवर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होनी क्यों जरूरी है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग फ्रेम्ड जस्ट आफ्टर द पार्टीशन। जैसे ही आज़ादी हुई हमारी, बंटवारा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। नेहरू जी, अंबेडकर जी का मानना था स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तभी हम अपनी कंट्री को टूटने से बचा पाएंगे, और वरना टूट जाएगी कंट्री। कंट्री ने विटनेस किया भाई कम्युनल दंगे आज़ादी के टाइम पे। लोग कह रहे थे बहुत ज़रूरी है आर्मी पुलिस सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहनी चाहिए ताकि पीस रिस्टोर हो सके, माइनॉरिटीज़ की रक्षा हो सके, वायलेंस ज़्यादा ना हो। और इंडिया को गरीबी से निकालना है तो गवर्नमेंट ही काम करेगी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, डैम हैं, इंडस्ट्रीज हैं, रिसोर्सेज को कैसे बांटना है, स्ट्रॉन्ग सेंटर बहुत ज़रूरी है इसके लिए। इकोनॉमिक प्लान बनाना है पूरे देश के लिए। और प्रिंसली स्टेट्स हैं जो 565, उनको कौन जोड़ेगा? उनको तभी तो जोड़ पाओगे जब एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक है। वीक सेंटर होगा, सो ऐसे में क्या होगा, वो जुड़ नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वाई इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू कंसीडर्ड एज अ मोमेंटस रेजोल्यूशन? देखो ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है इस पे भी सवाल आ सकता है। ये क्या है? ये रेजोल्यूशन सबसे पहले नेहरू जी लाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और ये एक ड्राफ्ट बनाकर लाते हैं, बताते हैं देखो भाई हमारा देश इंडिपेंडेंट है, सोवरन है, हम खुद पे रूल करते हैं, बेसिक चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की ये लिख कर आए। ये सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, एक प्रॉमिस है। सबको हम राइट्स देंगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिलीफ एंड एसोसिएशन, ये सब ये लिख कर आए। और एक और चीज इन्होंने लिखी, जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज, ट्राइबल लोग, इनके लिए कुछ ना कुछ हम काम करेंगे, इनको प्रोटेक्शन देंगे। सो नेहरू जी का रिजोल्यूशन यही था कि इंडिया आज़ाद होगा तो हम क्या करेंगे, दुनिया भर में शांति रहेगी, लोगों के भले के लिए काम करेंगे। इट पोजीशन इंडिया नॉट जस्ट ए न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन, ये नहीं कह रहे कि सिर्फ एक नया देश हमें आज़ाद करके बनाना है, लेकिन हमें एक रिस्पॉन्सिबल देश बनाना है, दुनिया में एथिकल प्लेयर हमें बनना है। एग्जामिन द व्यूज ऑफ चाइनीज ट्रेवलर्स ऑन द पीपल कंसिडर्ड आउटसाइड द वर्ना सिस्टम इन एंशियंट इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चाइनीज ट्रेवलर जैसे आए फाइयान, वेंजांग, ये नोट करते हैं कि जो लोग हैं उनको कईयों को अनटचेबल भी यहाँ पे कहा जाता था और सोसाइटी से बाहर रखा जाता था। जैसे चांडाल हैं, उनको शहरों की दीवार से बाहर रखा जाता था, गांव से बाहर रखा जाता था, और ऊंची कास्ट वाले लोगों के साथ वो नहीं रह सकते थे। सो फाइयान जो है इंडिया में 5th सेंचुरी में आए थे। वो कहते हैं चांडाल लोग जो होते थे उनको लकड़ी बजाते हुए आना पड़ता था जब वो शहरों में आते थे, क्योंकि इससे लोगों को वार्निंग मिल जाती थी कि वो आ रहे हैं तो लोग उनको देखे ना, क्योंकि इससे वो पॉल्यूट हो जाएंगे। इसके अलावा ओएनजांग जो 7th सेंचुरी में आए थे, वो कहते हैं कि जो जिनसे इम्प्योर टास्क करवाए जाते थे, जैसे किसी को फांसी दिलवानी है, मरे हुए जानवर उठवाने हैं, सो उनको बहुत बाहरी समझा जाता था। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था, उनके कपड़ों से ही पता चल जाता था, और उनको बाकी पॉपुलेशन से बहुत दूर रखा जाता था। ट्रैवलर्स बताते हैं कि इन ग्रुप्स के हालात बहुत ख़राब थे, उनको बहुत ही ज़्यादा गलत काम करवाए जाते थे, डेड बॉडीज़ हैंडल करना और कूड़ा कचरा साफ करवाना, और बहुत मतलब गलत तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था बाय द अपर कास्ट। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन वाज द प्रेजेंस ऑफ विमेन। क्या आप मानते हो, अलवार और नैनार का एग्जाम्पल देखिए, कि विमेन का भी प्रेजेंस था भक्ति मूवमेंट में? सो देखो, भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था, बहुत यूनिक था क्योंकि विमेन को वो पूछते थे, और ये बहुत बड़ा चेंज था क्योंकि ब्राह्मणों में वो विमेन को सिर्फ घर तक रखते थे। अब अंडाल का एक नाम आता है, बहुत बड़ी फीमेल अलवार संत थी ये। वो कहते हैं कि मैं खुद भगवान की ब्राइड हूँ, अपना प्यार दिखाती हैं वो अपनी पोयम से। आज भी उनकी लिखी गई गीतों को गाया जाता है मंदिरों में।
इसके अलावा कराईकल अम्मैयार है, शिव जी की बहुत बड़ी भगत थी, बहुत एक्सट्रीम उन्होंने तपस्या करी थी, अपनी ब्यूटी अपनी फैमिली सब छोड़ दिया था उन्होंने, और वो खुद को एक डेमोनेस मानती हैं, यानी कि मैं पूरा इस दुनिया से अलग हूँ, भगवान से जुड़ी हुई हूँ। सो इन्होंने पैट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज किया है, वो सोसाइटी में रहकर, ठीक है, ट्रेवल भी करती हैं इधर उधर, और सिर्फ लड़कियां घर तक रहती हैं वाइफ और मदर बनकर। इस आइडिया को इन्होंने पूरी तरीके से रिजेक्ट किया। जो उनकी प्रेजेंस है वो दिखाती है कि जो भक्ति है वो हर किसी के लिए है, जेंडर इसको डिसाइड नहीं करता। एक्सप्लेन द टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध वाली टीचिंग्स भाई आपसे पूछी जा सकती है। देखो, महात्मा बुद्ध कहते हैं ये दुनिया बदल रही है, अनिक, यानी कि कुछ परमानेंट नहीं है, हर बारी कुछ ना कुछ बदल रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, चेंजेस हो रहे हैं, आप ज़्यादा किसी से अटैच मत हो, और इस दुनिया में कोई भी एटर्नल नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ टेम्परेरी है, ठीक है। दिस वॉज अ मेजर डिपार्चर फ्रॉम द ब्राह्मणिकल बिलीफ इन द आत्मन, ठीक है। वो कहते हैं कि देखो सेल्फ क्या है, हम कुछ भी नहीं है, हमारे अलग अलग फिजिकल और मेंटल प्रोसेसेस हैं। इसके अलावा दुख हमारा क्या है, एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और हमारी डिजायर्स की वजह से ही हमें दुख होता है, हमारी अटैचमेंट्स की वजह से ही हमें दुख होता है। अगर ये दुख खत्म करना है तो डिजायर्स खत्म कर दो। तो इसके अलावा वो कहते हैं कि जितने भी मेरे फॉलोवर्स हो, ना तो ज़्यादा लग्जरी लाइफ जियो, ना ज़्यादा बिल्कुल ही साधु संत बन जाओ, एक मिडिल पाथ पे चलो, बैलेंस बनाकर चलो। सो वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी टीचिंग्स जो वो कहते हैं वो यही है कि ओनली वे टू अटेन लिबरेशन, वो कहते हैं कि आपका बर्थ मैटर नहीं करता, आप राजा हो या कोई झाड़ू मारने वाले हो, आप अपने काम से महान बनते हो। और वो कास्ट सिस्टम को तो पूरा रिजेक्ट करते हैं, वर्णा सिस्टम को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को वो नहीं मानते थे। एंड विद इन द संघा जो कम्युनिटी होती थी मॉन्क्स की, सबको इक्वल माना जाता था। एंड अगर एक बारी कोई संघ को ज्वाइन कर लेता था तो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं। और मतलब महात्मा बुद्ध भगवान वगैरह में इतना नहीं मानते थे, वो कहते हैं अच्छी लाइफ जियो, काइंड रहो, अहिंसा को फॉलो करो, कंपैशनेट रहो, फ्रेंडली रहो हर लोगों से, चाहे जानवर क्यों ना हो। सो उनकी टीचिंग्स का एक ही गोल है, निब्बान प्राप्त करना है, यानी कि ये स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ईगो और डिजायर को खत्म करना है। आप मतलब एक जो साइकिल है ना बर्थ और रिबर्थ का, ये खत्म हो जाएगा। एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म इन एंशिएंट इंडिया। अब इसको देखते हैं क्या है। देखो पुराणिक हिंदुइज्म क्या है, जब शुरू शुरू में हमारा हिंदुइज्म स्टार्ट हुआ था एज पर पुराण, तो वैष्णविज्म होता था एक तरफ और एक तरफ शैविज्म होता। वैष्णविज्म में शिव जी सॉरी विष्णु जी के अवतारों की पूजा होती थी, शैविज्म में शिव जी की पूजा होती थी, और जो भी जिस सेक्ट को मानता है वो उसी के देवता को सुप्रीम मानता था। इसमें अवतार का कॉन्सेप्ट आता है। तो पुरानी हिंदुइज्म में क्या था कि भक्ति का कॉन्सेप्ट आ गया, एक पर्सनल इमोशनल बॉन्ड बनाना है भगवान के साथ, और वर्शिप वॉज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट एक्सपेंसिव वैदिक सेक्रीफाइसेस। अब वो वैदिक रिचुअल से हटकर अब आप सीधा अपने भगवान से कनेक्ट हो सकते थे। पुराण में क्या है, भगवानों की देवियों की कहानियां हैं, सिंपल संस्कृत में लिखी हुई हैं, मिथिकल स्टोरीज भी हैं बहुत सारी, कैसे ये दुनिया बनी। और ये टेक्स्ट को जो पुराण होते थे तेज तेज पढ़ा जाता था, आम लोग भी इसको पढ़ सकते थे, और वेदों को तो नहीं पढ़ सकते थे शूद्र वगैरह, जो कि रिस्ट्रिक्टेड थे, सिर्फ अपर कास्ट वाले ही पढ़ सकते थे। पुराण जो है वो विमेन शूद्र हर कोई सुन सकता था, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ, पुरानी हिंदुइज्म का जब आगे डेवलपमेंट होता है तो मंदिरों का भी डेवलपमेंट होता है, मंदिरों में मूर्ति आने लग गई। शुरू शुरू के जो मंदिर होते थे ना, स्क्वायर एक कमरे जैसे होते थे, गर्भगृह होता था बस, ओवर द टाइम उसमें शिखर ऐड हो गया ऊपर, है ना, और धीरे धीरे हॉल्स बनने लगे जिसको मंडप कहा गया। सो बहुत सारे लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो स्कल्पचर्स बिकम अ विजुअल लैंग्वेज, तो धीरे धीरे मूर्तियां लगाई जाने लगी, सिंबल्स लगाए जाने लगे। जैसे शिव जी को रिप्रेजेंट किया गया, उनका सिंबल था शिवलिंग एज ह्यूमन फिगर, और विष्णु जी को, ठीक है, शोन विद अ मेस, एक मेस के साथ दिखाया गया। सो पुरानिक हिंदुइज्म बहुत फ्लेक्सिबल था, मतलब लोकल फोक स्टोरीज को, मिथ्स को जोड़कर बना था, एक छोटे गांव से छुरी हुई कहानियां उसको पुराणों में लिखा गया। तो धीरे धीरे एक हिंदू कल्चर डेवलप हुआ। एक्सप्लेन द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिविलेजेस दैट द जमींदार्स गॉट इन द मुगल रूरल सोसाइटी। सो जमींदार बहुत बड़े जमीन के मालिक थे, ठीक है, उनका स्टेटस बहुत अच्छा था, और ज़्यादातर जमींदार अपर कास्ट से आते थे, ब्राह्मण या राजपूत, और जमींदार्स के पास अपनी बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी जिसको मिल्कियत कहा जाता था। प्राइवेट ज़मीनें थी, वो खुद के लिए वो यूज़ करते थे, बेच भी सकते थे, और खुद से वो खेती नहीं कर सकते थे, वो हायर करते थे लोगों को, लेबरर्स को या स्लेव्स को। और मुगल स्टेट जो है ना, उसने जमींदार्स को ये पावर दे रखी थी कि भाई आप टैक्स लेकर आओगे हमारे बिहाफ पर, उनके पास बहुत पावर थी, ठीक है।
और एज अ रिवॉर्ड फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस जमींदार्स रिसीव्ड अ शेयर ऑफ द रेवेन्यू, उनको रेवेन्यू मिलता था, एक फिक्स परसेंटेज होता था इनका, तो ये कमीशन होता था जिससे उनका पैसा वो कमाते थे। और जमींदारों के पास खुद के मिलिट्री रिसोर्सेज भी होते थे, उनके खुद के किले होते थे, छोटी छोटी आर्मियां भी इनकी खुद की होती थी, कैवलरी, आर्टिलरी, इन्फेंट्री सब था इनके पास। आईने अकबरी में ये लिखा हुआ है, ठीक है। और जमींदार्स का बहुत बड़ा रोल था एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने में, क्योंकि वो पीजेंट्स को एनकरेज करते थे, वो वहां पे उनको लोन्स देते थे, सीड्स देते थे, फार्मिंग टूल्स देते थे, जिनसे उनकी इनकम बढ़ी। और जमींदार अपनी दुकानें भी लगाते थे, हाट्स होते थे इनके, यहाँ पे किसान लोग आके अपनी फसल बेचते थे। सो जमींदार क्या करते थे, मतलब एक फी या फिर एक शेयर रखते थे इस मार्केट का, जिससे कि वो और पावरफुल हो रहे थे। सो किसानों की नजर में जमींदार एक फादर फिगर थे, उनके प्रोटेक्टर थे, उनको मदद देते थे वो बुरे समय में, एक सोशल बॉन्ड था दोनों के बीच में, ठीक है। और अगर मैं आगे आपको बताऊं, पंचायत वाला आपको मैंने करवा दिया, ये रिपीटेड है। महात्मा गांधी वाला एक क्वेश्चन करवा दिया, रिपीटेड है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ड्रेनेज सिस्टम वाला क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ पे। इसके बाद है वाई द सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज्ड बाय हड़प्पन, सो सील सीलिंग्स वाला भी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। ये वाला भी यहाँ पे रिपीटेड है। महाभारत डायनेमिक टेक्स्ट है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अलवार और नैनार संतों में विमेन का क्या रोल है, ये भी मैंने आपको करवा दिया है। अंडाल और करैक्कल अम्मैयार वाला ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चिश्तीज वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, ये भी मैंने आपको पीछे करवा दिया है। अल बिरूनी ने जो किताब उल हिंद किताब लिखी थी, इसके फीचर्स क्या क्या हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो, किताब उल हिंद जो बुक है ये अरेबिक में बहुत सिंपली लिखी गई थी, क्लियर है, ठीक है। और अल बिरूनी ने इसको क्यों लिखा था कि इजी टू रीड है, लोग इसको समझ सकते हैं कि इंडियन लोग कैसे जीते हैं। सो हर चैप्टर का एक लिखने का तरीका है, एक स्ट्रक्चर है, एक क्वेश्चन वो पूछते हैं फिर उसका आंसर लिखते हैं, जो भी यहाँ पे वो सांस्कृतिक ट्रेडिशंस को उन्होंने देखा, फिर उसको वो बाकी ग्रीक और पर्शियंस के साथ कंपेयर करते हैं। सो ये बुक में टोटल 80 चैप्टर्स हैं, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, रिलीजन भी है इसमें, फिलॉसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स, सारी चीजें, सोशल लाइफ, फेट्स, मेजर्स, कानून, ए टू जेड सारी इंसाइक्लोपीडिया इंडिया की मान लो इन्होंने लिख डाली। सो अल बिरूनी ने जो लिखा है ना, बहुत सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से लिखा है, बस लिखा नहीं है, केयरफुली एनालाइज किया है, ब्राह्मण, संस्कृत, हर किताब को इन्होंने पढ़ा है, किताब को बहुत रिलायबल सोर्स माना है। जो अल बिरूनी की किताब है बहुत बड़ा सोर्स है। फिर है हाउ डिड द अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ 1861 अफेक्ट द लाइव्स ऑफ रैयट्स ऑफ इंडिया। देखो, अमेरिका में सिविल वॉर चली, लेकिन उसका असर इंडिया पे कैसे पड़ा इसको समझते हैं। 1861 से पहले ब्रिटेन का ज्यादातर कॉटन जो रॉ वाला है वो अमेरिका से आता था, लेकिन जब अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ती है तो ये सप्लाई रुक गई, वहीं पे रुक गई, ठीक है। सो उनकी जो टेक्सटाइल मिल्स थी वो रुक जाती। सो ब्रिटिशर्स इंडिया की तरफ आए, यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई कॉटन उगाना है, किसानों को बोला भाई कॉटन ज्यादा से ज्यादा उगाओ, हम आपको एडवांस देंगे। मनी लैंडर्स को भी बोल दिया, दो दबा के उधार इनको। मनी लैंडर्स ने इजी लोन दिए, पहली बार ही छोटे छोटे फार्मर्स को भी बड़े बड़े लोन मिलने लगे। सो कॉटन के प्राइस डबल हो गए थे 1860 से 1864 में। जो बंबई के रैयत थे वो ज्यादा से ज्यादा प्लांट कर रहे थे कॉटन अपने जमीन पे, और इसको कॉटन बूम भी कहा जाता है इस टाइम पीरियड को। लेकिन जब अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हो गई तो अमेरिका ने इंडिया से मुंह मोड़ लिया, इंडिया वापस से गरीब हो गया और इंडियन कॉटन क्रैश कर गया। सारे के सारे ये ब्रिटिशर्स वापस अमेरिका की तरफ चले गए, मनी लेंडर्स ने पैसा उधार देने से मना कर दिया और पुराने पैसे भी मांगने लगे। सो रैयत लोग जो थे, किसान, वो परमानेंट लोन के ट्रैप में फंस गए और इसी वजह से दंगे भी हुए 1875 में। अगला क्वेश्चन है, आर्ट एंड लिटरेचर हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ लक्ष्मीबाई, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो लक्ष्मीबाई के बारे में आर्ट एंड लिटरेचर से हमें क्या पता चलता है। देखो, पेंटिंग्स देख लो, पॉपुलर प्रिंट देख लो, रानी जो झांसी की थी लक्ष्मीबाई, वो हीरोइक फिगर है, ठीक है। वहां पे बहुत अच्छे से उनको आर्मर पहने हुए, घोड़े पर चढ़े हुए दिखाया गया है, तलवार हाथ में है, लगता है कि वो कोई बहुत फियर्स वॉरियर है जो किसी से डरती नहीं है। लिटरेचर में भी उनका बहुत बड़ा नाम है। एक एग्जाम्पल है, एक पोएम है सुभद्रा कुमारी चौहान की, जिसमें लिखा गया था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो वो बहुत मैनली तरीके से लड़ी थी, मैनली तरीके से लड़ी थी, और वो थी झांसी की रानी। आर्ट एंड लिटरेचर में कहा गया है कि वो एक लड़कों की तरह लड़ती थी, ठीक है। एक दुनिया ऐसी जहां पर लड़कियों को सिर्फ घर के अंदर तक रखा जाता था, वो बैटल ग्राउंड में लड़ रही थी जाके। सो मेनली इमेज उनकी दिखाई जाती है। सो 20th सेंचुरी में उनकी इमेज इंस्पायर करती है नेशनलिस्ट लोगों को, जो लोग देश के लिए लड़ना चाहते थे। किताबों में, प्लेस में, पोस्टर्स में रानी लक्ष्मीबाई को दिखाया जाने लगा। वो एक सिंबल बन गई रेजिस्टेंस का, वो सिंबल बन गई विमेन पावर का, और कितना भी पावरफुल एनिमी क्यों ना हो, वो लड़ती है अपने देश को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सांची के स्तूप का है।
माना जाता है सांची का स्तूप बहुत ही बेस्ट प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट है हमारे अर्लीस्ट टाइम्स का। कैसे? इसके पीछे भोपाल की बेगम का रोल है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। जो भोपाल के लोकल रूलर्स थे शाहजहां बेगम और उनकी सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम, वो अच्छा खासा फंड देती थी इसको प्रिजर्व करने में, ठीक है, फंडिंग करती थी गेस्ट हाउस बनाने में, स्कॉलर्स यहाँ पे आके ताकि रह सकें। 19th सेंचुरी में यूरोपियंस लोग बहुत इंटरेस्टेड थे, इसका गेटवे बहुत अच्छा था, तो वो इसको फ्रांस और ब्रिटेन के म्यूजियम ले जाना चाहते थे। लेकिन जो बेगम थी वो बहुत तेज थी, उन्होंने क्या करा, प्लास्टर की कास्ट कॉपी बना के उनको दे दी, ओरिजिनल वहीं रह गया। सो बेगम लोगों ने वहां पे जॉन मार्शल जैसे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को मदद करी फंडिंग देकर, ठीक है, और उसको वर्क को पब्लिश करने के लिए जो किताबें लिखी गई उसमें भी बहुत अच्छा खासा पैसा लगाया। सो स्कॉलरली वर्क में इन्होंने मदद करी। अमरावती के स्तूप को किसी ने बचाया नहीं, ठीक है, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय अ लोकल राजा हु वांटेड टू यूज इट्स स्टोन्स फॉर बिल्डिंग्स, ठीक है। कई लोगों ने अमरावती के स्तूप के पत्थरों को अपने घरों में लगा दिया, आंगनों में लगा दिया, पर सांची को बचा लिया गया, ठीक है, इस पे नजर किसी की गई नहीं थी। इन मैनी प्लेसेस एंशियंट माउंट्स वर डिस्ट्रॉयड बाय रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स, बहुत जगहों पर देखा गया कि ऐसे स्तूप्स को रेलवे कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने वहां के जो पत्थर वत्थर उठा के ले गए, लेकिन सांची के स्तूप की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। सांची बहुत फेमस है क्योंकि इसके चारों गेटवे आज भी वैसे के वैसे हैं, गेटवे मास्टरपीस हैं, तोरण द्वार भी इसको कहा जाता है। सांची बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट है बुद्धिज्म का। सो बाय द टाइम सांची वाज डिस्कवर्ड बाय वेस्टर्नर्स, 1818 में इसकी नजर गई अंग्रेजों की और इसको बचाया गया धीरे 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 धीरे। लाइक एट अमरावती इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस टू सिंपली कैरी अवे द बेस्ट पीसेस टू म्यूजियम्स। पहले क्या होता था, अगर कोई बचाई हुई जगह नहीं है तो उसको फटाफट से उठा के लोग म्यूजियम्स में ले जाते थे। सो ओवर द टाइम एफर्ट्स हुए, भोपाल ने भी एफर्ट्स करे, एएसआई ने भी एफर्ट्स करे, स्टडी हुई इसके ऊपर और आज वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पुराणिक हिंदुइज्म वाला क्वेश्चन आपको करवा रखा है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर एम्पायर। देखो भाई, विजयनगर एम्पायर का जो रॉयल सेंटर है वो साउथ वेस्टर्न पार्ट में था, ये रॉयल सेंटर कहलाता है, लेकिन इसके अंदर 60 से ज्यादा मंदिर हैं, 30 से ज्यादा पैलेस हैं। ये दिखाता है कि जो राजा महाराजा होते थे वो देवी देवताओं से खुद को जुड़ा हुआ मानते थे, ठीक है। इसके बाद है देयर वाज अ क्लियर डिफरेंस इन द मटेरियल यूज्ड फॉर बिल्डिंग्स। अगर आप देखोगे जो पैलेस बने हुए हैं वो अलग मटेरियल से बने हैं, मंदिरों को अलग मटेरियल से बनाया गया है। टेम्पल्स वर बिल्ट एंटायरली ऑफ मेसनरी, एक पत्थर होता है मेसनरी जिससे मंदिर बनाए गए थे। और जो सेक्युलर बिल्डिंग्स हैं जैसे कि पैलेस वगैरह वो स्टोन के प्लेटफॉर्म्स पे बनी थी, लेकिन उसमें लकड़ी भी यूज होती थी जो कि धीरे धीरे खराब हो गई। जो सबसे बड़ा जो हमें पैलेस मिलता है वो किंग्स पैलेस है, सिर्फ रेसिडेंट नहीं है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे एक तो ऑडियंस का हॉल है और एक महानवमी डिब्बा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है। सो ऑडियंस का हॉल अगर आप देखोगे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वुडन पिलर्स थे यहाँ पे, पिलर्स तो धीरे 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 खराब भी हो गए हैं, लकड़ी के थे क्योंकि, और इसके अलावा जगह बहुत कम थी पिलर्स के बीच में चलने की। सो माना जाता है कि राजा यहाँ पे अपने ऑफिशियल से मिलता होगा। महानवमी डिब्बा की बात करूं तो इस पे स्पेसिफिकली भी क्वेश्चन आ सकता है। 40 फुट का ऊंचा प्लेटफॉर्म था भाई, बहुत ऊंचा, जैसे स्कूल में स्टेज वगैरह होता है। यहाँ महानवमी के फेस्टिवल सेलिब्रेट होते थे, जैसे 10 दिन की दुर्गा पूजा है, दशहरा है, इस टाइम पे राजा यहाँ पे आता था, रिचुअल्स परफॉर्म करता था, डांस परफॉर्मेंस होती थी, रेसलिंग चलती थी और घोड़ों को और एलिफेंट्स को दिखाया जाता था, अपनी रॉयल पावर दिखाई जाती थी। इसके अलावा यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग है लोटस महल। इसका नाम अंग्रेजों ने दिया था क्योंकि ये लोटस की तरह दिखता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मैकेंजीज मैप ये काउंसिल चैम्बर था, प्राइवेट स्पेस था। इसके अलावा एलिफेंट्स का स्टेबल है जहाँ पे हाथियों को रखा जाता था, एक परमानेंट स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बना हुआ है। इसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को यूज किया गया है स्टाइल में, इसमें हाथियों को अंदर रखा जाता था। हजार राम टेम्पल एक बहुत फेमस टेम्पल है रॉयल सेंटर के अंदर, और इसमें राजा और उसकी फैमिली का पर्सनल मंदिर था। इसकी इनर वॉल्स अगर आप देखोगे तो रामायण के ब्यूटीफुल सीन्स इसमें दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जामिन द रीजन एंड आउटकम्स ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह। तो इसको समझते हैं क्या है। सॉल्ट सत्याग्रह में क्या था कि अंग्रेजों ने एक बहुत बेकार कानून बनाया कि जो नमक बनाने का राइट है वो बस अंग्रेजों का होगा, और इट वॉज इलीगल फॉर इंडियंस। अगर इंडियंस गए नमक बनाने तो वो इलीगल होगा, अपने यूज के लिए भी नहीं ले सकते। तो गांधी जी ने बोला ये तो बहुत गलत बात है, सॉल्ट तो एक नेसेसिटी चीज है, हर किसी को चाहिए, अमीर हो चाहे गरीब, नमक तो हर घर में चाहिए, सो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। सो बाय चूजिंग द सॉल्ट गांधी जी ने इस छोटे से इशू को एक नेशनल इशू बना दिया। इवन दो सॉल्ट एक नेचुरल रिसोर्स है, अंग्रेजों ने इस पे भी बहुत अच्छा खासा टैक्स लिया और बहुत हैवी बर्डन गरीब लोगों पे आया,
गांधी जी चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो है ना इस चीज को वापस ले लें, क्योंकि नमक एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। सो इस मार्च को स्टार्ट करने से पहले गांधी जी ने एक लेटर भी लिखा था इरविन को, 11 डिमांड थी उसमें, और सबसे मेन यही था कि सॉल्ट के टैक्स को हटा दो। अंग्रेजों ने लेटर को इग्नोर कर दिया, तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला दिया, दांडी मार्च स्टार्ट करके गांधी जी खुद समुद्र किनारे गए। वाइल्ड फायर की तरह ये पूरा मूवमेंट फैल गया, हजारों लोगों ने सॉल्ट के कानून को तोड़ा अपने अपने एरियाज में। साल्ट को ही नहीं, लोगों ने बाकी के टैक्स देने से मना कर दिया। जो लोग जंगलों में रहते थे उन्होंने जंगलों के कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉस को तोड़ दिया। और विमेन का बहुत बड़ा रोल था। सॉल्ट सत्याग्रह में पहली बार देखा गया लड़कियां, फीमेल्स बहुत ज्यादा आई थी। हजारों लड़कियां अपने घर छोड़कर आ गई थी, ठीक है, दारू की दुकानें बंद करवाने, कपड़ों को जो है बॉयकॉट करने। और सरोजनी नायडू बहुत बड़ा नाम है जो इसमें लीडिंग एक वीमेन थी। सो दांडी मार्च को इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया, टाइम मैगजीन है। सो इंडियन स्ट्रगल अब सिर्फ इंडिया तक नहीं था, ये एक वर्ल्ड स्ट्रगल दिख रहा था। सो ब्रिटिशर्स को रियलाइज हो गया कि कांग्रेस और गांधी को इग्नोर किया नहीं जा सकता। तो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है और ब्रिटिशर्स ने एग्री किया कि हम आपके नेताओं को जेल से निकाल देंगे और आप नमक अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द कॉजेस एंड इवेंट्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण क्या थे और इसमें क्या क्या हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, जो अंग्रेज थे उन्होंने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को इंडिया में भेजा था जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था। 1942 की बात है कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 में हमें इंडियंस की मदद चाहिए। उन्होंने बोला हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, यानी कि आप अपने काम कर पाओगे, रहोगे आप ब्रिटिशर्स के ही अंडर, लेकिन हमारे को चाहिए था भाई पूरा स्वराज, हमें चाहिए था हम पूरा अपना देश चलाएंगे। फिर क्या हुआ, जब वॉर स्टार्ट हुई वर्ल्ड वॉर 2 तो बहुत महंगाई बढ़ गई, ठीक है, खाने कपड़े हर चीज की शॉर्टेज हो गई। इससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, खासकर अंग्रेजों के ऊपर। वॉर के टाइम पे जापान लगातार इंडिया की तरफ, बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहा था, बर्मा यानी कि म्यांमार को कैप्चर करके। गांधी जी का मानना था अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में रहे तो जापान हम पे जरूर अटैक करेगा। सो अगर ब्रिटिशर्स चले गए तो इंडिया बच जाएगा। सो 1942 से पहले गांधी जी बहुत पेशेंट रहते थे, लेकिन 1942 के अगस्त के बाद से वो थोड़े फर्म हो गए। उनको समझ आ गया कि भाई ये मास स्ट्रगल ही करना पड़ेगा तभी अंग्रेज यहां से निकलेंगे। तो उन्होंने एक कॉल दी, डू और डाई की, करो या मरो। अगस्त 8 1942 का वो टाइम था, गोवालिया टैंक मैदान था बॉम्बे का। गांधी जी ने बोला डू और डाई, अब अंग्रेजों को भगाना है चाहे कुछ भी हो जाए। सो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, तुरंत बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, गांधी, नेहरू, पटेल सब जेल में चले गए 9 अगस्त 1942 तक। ये क्या था, लोगों को डराना कि आपके बड़े बड़े लीडर्स अब जेल के अंदर हैं। अब इतने अरेस्ट हुए फिर भी ये अब मूवमेंट रुकने वाला नहीं था, ये लोगों का मूवमेंट बन चुका था। आम लोगों को अटैक किया गया, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, कॉमन सिटीजन अटैक्ड सिंबल्स, नहीं, आम लोगों ने भी अंग्रेजों पे अटैक करे। जो पोस्ट ऑफिस थे उस पे अटैक करा, रेलवे स्टेशन, टेलीग्राफ लाइन को काट दिया, ठीक है, और जो ट्राई कलर फ्लैग है, तिरंगा फैलाया गया अंग्रेजों की बिल्डिंग्स के ऊपर। इसके अलावा इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश रूल टेम्परेली डिसअपियर्ड। कई जगहों पर तो अंग्रेजों का रूल बिल्कुल खत्म हो गया, लोगों ने अपनी सरकारें बना दी, जैसे यूपी का बलिया, बंगाल, सतारा, यहाँ पे लोगों ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना शुरू कर दिया कि अंग्रेज अब जा चुके हैं। तो ये सारी चीजें क्विट इंडिया मूवमेंट में हुई थी। और ये अगर क्वेश्चन आप करके जाते हो तो यहीं से आपका पूरा पेपर बनने वाला है, इसके बाहर शायद ही कुछ बनेगा, बहुत 1% चांस है कि अगर आपकी किस्मत ही खराब है तो 1% बाहर से आ जाए, वरना मोस्टली यहां से कवर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में फीडबैक लिखें। जय हिंद, जय भारत।